हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 जो कि है अकाउंटिंग इक्वेशंस। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब क्या है, हम इससे स्टार्ट करते हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन से पहले मैं चाहती हूँ आप लोगों को क्लियर जो पढ़ा था ना हमने, कैपिटल क्लियर होता है, शॉर्टकट पढ़ा था हमने, कैपिटल, लायबिलिटी, असेट, एक्सपेंस। मैं लिख के दिखाती हूँ आपको। आपके पास ये टर्म्स होती हैं। हमने ना जब बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ी थी तब हमने कुछ टर्म्स पढ़ी थी। सी स्टैंड्स फॉर कैपिटल, तो इसका मतलब होता है कैपिटल। एल स्टैंड्स फॉर लायबिलिटी, तो हम शॉर्टकट में ना इसे क्लियर शॉर्ट कोड जैसा बना करके बोलते हैं। एल फॉर होता है लायबिलिटी, ई फॉर होता है एक्सपेंस, ए फॉर होता है आपका असेट और आर फॉर होता है आपका रेवेन्यू। तो अगर आपको अकाउंटिंग इक्वेशंस का चैप्टर पढ़ना है तो उससे पहले बेसिक अकाउंटिंग टर्म में से आपको एटलीस्ट ये 5 अकाउंटिंग टर्म्स तो आनी ही चाहिए। अगर आपको ये 5 अकाउंटिंग टर्म्स आती हैं तो आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और जिस बच्चे को ये 5 अकाउंटिंग टर्म्स, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स नहीं आती है, प्लीज आप पहले जाकर ये 5 टर्म्स पढ़िए, उसको रिवाइज करिए और उसके बाद इस चैप्टर पे आइए। ठीक है, तो देखो क्या होता है किसी भी बिजनेस में जो टोटल असेट्स होते हैं बिजनेस के। अब असेट्स क्या होता है ये हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म है। तो किसी भी बिजनेस के जितने भी असेट होते हैं ना, टोटल असेट्स होते हैं जो बिजनेस के, वो पता है कहाँ से आते हैं। तो देखो, अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, सोच के देखो, आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपके बिजनेस के सारे असेट्स कहाँ से आएंगे? तो प्रोवाइडेड बाय द क्रेडिटर्स और लेंडर्स एंड द ओनर्स। तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं जो ओनर है ना, ओनर वही वो असेट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अगर आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो असेट्स आपके पड़ोसी आके तो नहीं देंगे आपको, तो आप जो ओनर हो आपको ही बिजनेस में अपने असेट्स लाने होंगे। ठीक है, अब असेट्स कैसे लाओगे आप? या तो आप परचेज करोगे, क्या करोगे? कैश दिया और असेट खरीद लिया। ठीक है, या तो आप परचेज करते हो या फिर आप क्या करोगे? तो अगर आप परचेज कर रहे हो कैश दे करके तो मैं बोल दूं कैश परचेज किया आपने, और अगर आप कैश परचेज नहीं कर रहे हो तो आप क्या बोलते हो कि अभी के लिए मुझे ना उधार पे दे दो, क्रेडिट पे दे दो सामान, और मैं बाद में आपको पेमेंट कर दूंगा। तो तब रोल आता है क्रेडिटर या फिर लेंडर्स का। तो क्रेडिटर को ही यहाँ पे लेंडर्स बोल रहे हैं। तो बोलना क्या चाहते हैं इन शॉर्ट कि बिजनेस में जो भी बिजनेस है उसमें सारे असेट्स ओनर ही लाके देता है। फिर ओनर अपने जेब से पैसे पे करने के बाद लाए, या फिर ओनर बोले कि बाद में पैसे पे करूंगा और उधार पे लेकर के आ जाए क्रेडिटर्स और लेंडर से। तो क्रेडिटर्स, लेंडर्स, और क्रेडिटर बोल लो या लेंडर बात एक ही है, और ओनर जो है, तो यही दो सोर्सेस हैं क्या कि किसी भी बिजनेस में असेट कहाँ से आता है। तो पूरे के पूरे असेट्स यहीं से आते हैं। ऐसा तो नहीं आधे ओनर ने दिए आधे फिर रिश्तेदारों ने दिए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ओनर ही लेके आता है, फिर चाहे वो क्रेडिट परचेज करके लाए या फिर कैश परचेज करके। ठीक है, तो यही बात इस लाइन में लिखी है कि टोटल असेट्स ऑफ द बिजनेस आर प्रोवाइडेड बाय द क्रेडिटर्स और लेंडर्स एंड द ओनर्स। अब तो इससे क्या, तो देयरफॉर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, तो इसीलिए किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में, बिजनेस में आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर लो, द टोटल एसेट्स ऑफ अ बिजनेस आर इक्वल टू इट्स टोटल लायबिलिटीज। तो इसीलिए ना बिजनेस के जो टोटल एसेट्स है ना वो हमेशा उसके टोटल लायबिलिटीज के इक्वल होते हैं। मैम आप ऐसा कैसे बोल रहे हो, तो सिर्फ टोटल लायबिलिटीज के इक्वल क्यों है? तो देखो मैंने क्या बोला, आपको बिजनेस में जितने भी एसेट्स हैं कहाँ से आते हैं, या तो क्या मैंने कहा या तो क्रेडिटर या लेंडर, तो मैं क्रेडिटर ही लिख रही हूँ, दोनों में से एक ही वर्ड, मतलब दोनों तो सब्स्टिट्यूशन में ही यूज कर रहे हैं ना। तो क्रेडिटर बोल लूं मैं या लेंडर बोल दूं, तो सारे असेट्स किसने दिए हैं? या तो क्रेडिटर, क्रेडिट पे अगर आपने परचेज किया है तो क्रेडिटर ने दिए हैं, ओनर ने अगर क्रेडिट पे परचेज किया है तो क्रेडिटर ने दिए हैं, और ओनर ने अपनी जेब से पैसे लगा करके परचेज किए हैं, कैश में पेमेंट करने के बाद लिए हैं तो ओनर ने दिए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, किसी भी बिजनेस के सारे असेट्स मैं बोल दूं हमेशा इक्वल होंगे क्रेडिटर से जितने लिए हैं और प्लस ओनर ने कैश में पेमेंट करके जितने दिया, तो असेट्स हमेशा बराबर होंगे टोटल। तो देखो अगर आपने क्रेडिटर से क्रेडिट पे सामान खरीदा है, क्या क्रेडिटर से अगर आपने क्रेडिट पे सामान खरीदा है तो ये आपके लिए क्या है? लायबिलिटी। क्या है? लायबिलिटी। तो बिजनेस के पास जो सामान है, जो असेट है, वो उसने क्रेडिट पे खरीदा है, बिजनेस ने क्रेडिट पे खरीदा है, तो वो बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटी। और अगर ओनर ने भी खरीद के दिया है, तो मैंने आपको क्या बोला था, ओनर चाहे बिजनेस में पैसे दे या फिर असेट दे, वो हमेशा क्या मानी जाती है? लायबिलिटी। तो ओनर पैसे दे रहा है या फिर असेट दे रहा है, बोलते क्या हम उसको? कैपिटल। कैपिटल बोलते हैं। और कैपिटल मैंने क्या बोला था आपको शुरू दिन से, बिजनेस अलग ओनर अलग। तो ओनर जो भी कैपिटल इन्वेस्ट करता है, चाहे असेट है चाहे कैश है, ठीक है, और कैश मतलब असेट, और कैश भी एक असेट ही है, पर मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर वो पैसों के फॉर्म में दे रहा है या सामान असेट के फॉर्म में दे रहा है तो दोनों चीजें ही क्या हो जाती हैं? लायबिलिटी। तो अब मुझे बताओ, तो असेट्स
इक्वल टू है किसके, जो क्रेडिटर्स से लिए हैं असेट्स की वैल्यू किसके इक्वल है, जितनी अमाउंट उन्होंने क्रेडिटर से लिए हैं, अमाउंट के असेट लिए उन्होंने क्रेडिटर से, और जितनी अमाउंट के असेट या कैपिटल उन्होंने ली है ओनर से। तो असेट इक्वल्स टू क्रेडिटर प्लस ओनर। अब बताओ दोनों की दोनों बिजनेस के लिए क्या है, लाइबिलिटी। हालांकि ओनर है बिजनेस के लिए इंटरनल लाइबिलिटी और क्रेडिटर्स है बिजनेस के लिए क्या, फर्म के लिए या बिजनेस के लिए क्या, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो ये हो गई उसके लिए इंटरनल लाइबिलिटी और ये हो गई उसके लिए एक्सटर्नल लाइबिलिटी। अब इंटरनल बोलूं या एक्सटर्नल, इंटरनल बोल लो या एक्सटर्नल बोल लो, दोनों के दोनों है तो क्या, लाइबिलिटी है, दोनों के दोनों क्या है, लाइबिलिटी। तो यही लाइन तो ये बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं, देयरफॉर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, इसीलिए किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे द टोटल असेट्स ऑफ अ बिजनेस, तो बिजनेस के जो टोटल असेट्स हैं आर इक्वल टू इट्स टोटल लाइबिलिटीज, वो उसकी टोटल लाइबिलिटीज के बराबर हैं, दोज ऑफ आउटसाइडर्स एंड ऑफ द प्रोप्राइटर्स। तो प्रोप्राइटर्स मतलब ओनर, तो चाहे आउटसाइडर की तरफ बिजनेस की जो लाइबिलिटी है उसके बराबर है, और चाहे बिजनेस की क्या किसके तरफ लाइबिलिटी है, ओनर की तरफ लाइबिलिटी है उसके बराबर। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके बिजनेस में जितने भी रखे हुए असेट्स हैं वो हमेशा किसके बराबर होंगे, आपके बिजनेस के इंटरनल प्लस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज के बराबर होंगे। ठीक है, अब we can express the relationship that exists among assets, liabilities and capital in the form of an accounting equation as follows। तो मैं बोल लूं कि अभी तक हमने जो बात बोली कि असेट्स हमेशा किसी भी बिजनेस में जो टोटल असेट्स की वैल्यू होती है वो बराबर होगी क्रेडिटर से जितना भी असेट लिया है, या फिर क्रेडिटर से जितना भी परचेस किया है, या फिर ओनर ने जितना भी इन्वेस्ट किया है। तो मैं बोल सकती हूँ हमारी जो टोटल असेट्स होंगे वो हमेशा टोटल लाइबिलिटीज के बराबर होंगे। बोल सकते हैं हम, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया है, बस कुछ नहीं किया, इक्वेशन के फॉर्म में। और इक्वेशन क्या बन गई हमारी, टोटल असेट्स इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज। अब इस इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा और ब्रेक करूं, ठीक है, क्या करूं, थोड़ा और ब्रेक करूं, एक्सपैंड करूं अगर इसको मैं, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, लाइबिलिटीज टू द आउटसाइडर आर नोन एज लाइबिलिटीज। अब जब हम इक्वेशन को ब्रेक करते हैं तो आउटसाइडर्स की तरफ क्रेडिटर्स, लेंडर्स, आउटसाइडर्स की तरफ जो भी लाइबिलिटी है बिजनेस की हम उसको बोल देते हैं लाइबिलिटीज। तो जो भी लाइबिलिटी हम उसको लाइबिलिटी से ही डिनोट करते हैं। बट लाइबिलिटी टू द ओनर्स, लेकिन ओनर की तरफ जो लाइबिलिटी है ना बिजनेस की, हम उसको किससे रेफर करते हैं, इन अकाउंटिंग इज रेफर टू एज कैपिटल। तो अकाउंटिंग इक्वेशन जब हम लोग बनाते हैं तो देखो बाहर वालों की तरफ एक्सटर्नल जो भी लाइबिलिटी है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं लाइबिलिटी, और ओनर के लिए इंटरनल जो लाइबिलिटी है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कैपिटल। तो अब हमारी इक्वेशन क्या बन गई, टोटल एसेट्स इक्वल्स टू टोटल लाइबिलिटीज। ये हमने अभी पढ़ा था, बोल सकते हैं हम। अब इसको एक्सपैंड करना है तो टोटल लाइबिलिटीज को मैं दो पार्ट में ब्रेक कर देती हूँ। एक बना दिया मैंने लाइबिलिटी, एक बना दिया कैपिटल। लाइबिलिटीज मतलब एक्सटर्नल वाली और कैपिटल मतलब क्या हो गया आपका, इंटरनल वाली। दोनों की दोनों है तो क्या, लाइबिलिटीज ही है। तो ये हो गई इंटरनल लाइबिलिटी और ये हो गई आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटी, और यही आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन है। इसी को हम बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। तो पूरे चैप्टर में हम हर एक ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं, यही देखने वाले हैं। ठीक है, तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या, बोलो एक बार मेरे साथ, टोटल असेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो बिजनेस में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर लो आप, हमेशा आपके जो टोटल असेट्स होंगे उनकी वैल्यू किसके बराबर होगी, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के बराबर होगी। ठीक है, आप कुछ बातें कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। तो इंपॉर्टेंट नोट्स क्या बोल रहा है, देखो आपकी कैपिटल में क्या क्या चीज आती है। तो अभी तक हमारे अकॉर्डिंग कैपिटल में क्या आती है, वो कैश जो बिजनेसमैन ने इन्वेस्ट किया। ठीक है, वो कैश जो बिजनेसमैन ने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्ट किया है, या फिर वो एडिशनल कैश जो बिजनेसमैन ने बिजनेस को रन करने के लिए ही इन्वेस्ट किया है, या फिर वो असेट जो बिजनेसमैन ने बिजनेस में डाले हैं, ठीक है, लाया है बिजनेस को चलाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे लिए कैपिटल है। बट हम जब अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ेंगे तो आज हम कैपिटल को एक नए नजरिए से देखेंगे। नया नजरिया क्या है, तो देखो कैपिटल क्या होती है, मैं बोल रही हूँ कैपिटल वो अमाउंट है। तो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं ना जब हम, तो उस अकाउंट में जो वैल्यू है वो क्या डिनोट कर रही होती है कि बिजनेस ने ओनर को कितने पैसे देने हैं, यही डिनोट कर रही होती है। कैपिटल अकाउंट में आपके जितने भी क्या होंगे, आपके कैपिटल अकाउंट का जो भी अमाउंट होगा ना कि कैपिटल अकाउंट में इतने रुपीज है या उतने, तो वो यही डिनोट करे। सपोज अगर मैं लिखती हूँ कैपिटल अकाउंट में 5 लाख रुपीज, क्या लिखती हूँ मैं, 5 लाख रुपीज। तो किसी ओनर ने अगर इन्वेस्ट किए हैं 5 लाख रुपीज, मैं बोल देती हूँ वो उसकी कैपिटल है। तो असल में अकाउंट क्या बताना चाह रहा है, वो ये बताना चाह रहा है कि बिजनेस ने अब ओनर को कितने रुपए वापस करने हैं, 5 लाख रुपीज वापस करने हैं, क्योंकि ओनर ने बिजनेस में 5 लाख रुपीज लगाए हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये क्या डिनोट कर रहा है कि बिजनेस ने
ओनर को कितने रुपए वापस देने हैं, ठीक है। अब ये बताओ बिजनेस में जब भी प्रॉफिट होगा, क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस, ठीक है। तो बिजनेस में जब भी प्रॉफिट होगा तो आप मुझे बताओ क्या वो बिजनेस खुद रखेगा या वो प्रॉफिट ओनर को देगा, किसको देगा। हम लोग पढ़ते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप का, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं हम, सोल प्रोप्राइटरशिप का। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब सिंगल ओनर, तो उसमें सिंगल ओनर है और उसका बिजनेस है, ठीक है, उसमें और मेंबर्स नहीं है, तो सिंगल ओनर है और क्या है उसका मतलब ओनर क्या है, सिंगल है, ठीक है। तो सिंगल ओनर है और उसका बिजनेस है। तो देखो बिजनेस में जो भी मुनाफा होता है, जो भी प्रॉफिट होता है, अब मुझे बताओ क्या वो बिजनेस के ही अकाउंट में रखेंगे या जो शॉपकीपर होगा या जो बिजनेसमैन है वो अपने घर लेके जाएगा उस प्रॉफिट को। ऑब्वियस सी बात है, वो बिजनेसमैन अपने उस प्रॉफिट को अपने घर लेके जाएगा। क्यों, क्योंकि उसने जो कैपिटल इन्वेस्ट की थी ना उसकी वजह से प्रॉफिट हुआ है ना। अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करो आप लोग, बिजनेस में इन्वेस्ट ही ना करो आप, तो आपको बिजनेस प्रॉफिट देगा, बिल्कुल नहीं देगा। तो वैसे ही अगर बिजनेस में प्रॉफिट होता है, बिजनेस में क्या होता है, प्रॉफिट होता है, तो वो प्रॉफिट कायदे से किसे मिलना चाहिए, जिसने उसमें कैपिटल लगाई है, और कैपिटल किसने लगाई है, ओनर ने। तो असल में जब भी बिजनेस में कुछ भी प्रॉफिट होता है तो वो किसको जाना चाहिए, ओनर को जाना चाहिए। अब ओनर को अगर मुझे कुछ देना है तो सोच के देखो, अगर मुझे देखो आज मुझे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, आज मुझे प्रॉफिट हुआ 10 रुपए का, कल मुझे प्रॉफिट हुआ 20 रुपए का, फिर मुझे प्रॉफिट होता है 500 का, फिर 100 का। अब हर दिन जाके मैं ओनर को क्या देती रहूंगी कि लो आज 10 रुपए ले लो, कल 20 रुपए ले लो, ऐसे करके हर दिन देती रहूंगी मैं, नहीं, हर दिन तो नहीं दूंगी। तो मैं क्या करती हूँ कि इकट्ठे देती हूँ, क्या देती हूँ, इकट्ठे देती हूँ। तो मैं कहती हूँ तब तक ना मैं जमा करके रखती हूँ, तो मैं कहती हूँ मैं हिसाब करके रखती हूँ कि कितने पैसे मैंने ओनर को देने हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे प्रॉफिट होता गया तो मैं उस प्रॉफिट को हमेशा किसमें ऐड करूंगी, कैपिटल अकाउंट में, जो अमाउंट है ना उस अमाउंट को। तो अगर 5 लाख पहले से ही मैंने किसको देने हैं, ओनर को देने हैं, अब 500 का प्रॉफिट हो गया तो मैं वो भी प्लस कर दूंगी और कैपिटल अकाउंट में लिख दूंगी, ये भी मैंने किसको देना है, ओनर को देना है। अब कैपिटल अकाउंट कहीं ना कहीं किसको डिनोट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ओनर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ओनर का अकाउंट नहीं बनाते हम ओनर का अकाउंट बनाने की जगह कैपिटल अकाउंट नाम से बनाते हैं अकाउंट, पर वो डिनोट किसको कर रहा है, ओनर को ही डिनोट कर रहा है, ओनर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर जब भी प्रॉफिट होगा तो मैं हमेशा किसमें ऐड कर दूंगी, जो भी प्रॉफिट होता जाएगा मैं कैपिटल अकाउंट में उसको ऐड करती जाऊंगी। अब अगर बिजनेस को कोई नुकसान होता है, क्या बिजनेस को कोई नुकसान होता है तो नुकसान कौन सहेगा, तो बिजनेस सहेगा वो नुकसान। ऑब्वियस सी बात है, ओनर को सहना पड़ेगा। किसको सहना पड़ेगा बिजनेस का नुकसान, ओनर को। तो अब ओनर को बिजनेस का नुकसान सहना है, इसका मतलब अब ओनर को अपनी जेब से उस नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, ओनर को अपनी पॉकेट से उस नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। अब नुकसान की भरपाई करने के लिए क्या करेगा, बिजनेस बोलेगा ओनर आज ना 500 रुपीज का लॉस हुआ है तो लाओ 500 रुपीज दो, ठीक है। फिर अगर दोबारा लॉस होता है वो कहता है ओनर आज ना 1 लाख रुपीज का लॉस हुआ है, लाओ 1 लाख तो बहुत बड़ा अमाउंट हो गया, 1000 मान लेते हैं, तो बोलता है वो 1000 रुपीज का लॉस हुआ है, लाओ 1000 रुपीज दो। ऐसे करके बिजनेस में लॉस होते रहते हैं। तो कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस, कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस। तो प्रॉफिट हो रहा है वो कह रहा है लो ओनर मैं तुम्हारा प्रॉफिट के रुपए दे रहा हूँ तुम्हें। फिर लॉस हो रहा है तो बिजनेस बोल रहा है लाओ ओनर मुझे लॉस के रुपए दे दो, लॉस हुआ है अपनी जेब से भरपाई करो। अब देखो ऐसे लेना देना करना ही है जब, तो हम क्या कहते हैं भाई हम बार बार रोज नहीं करने वाले, ये गिव एंड टेक हम बार बार नहीं करने वाले, ठीक है। हमें देना है और हमें लेना है, ठीक है। प्रॉफिट हो रहा है तो बिजनेस क्या बोलते हैं, मुझे ओनर आपको देना है, और लॉस हो रहा है तो ओनर आपने मुझे देना है। तो एक काम करते हैं हम हिसाब रख लेते हैं कि मैंने आपको टोटल कितने रुपए देने हैं और आपने मुझे टोटल कितने रुपए देने हैं, इसको आपस में हम कर लेते हैं सेट ऑफ। सेट ऑफ मतलब, तो सेट ऑफ का मतलब होता है प्लस माइनस करके जो इफेक्ट लाना, ठीक है। तो देखो अगर बिजनेस बोलता है मैंने आपको देने हैं 500 रुपीज, क्या बोलता है ओनर मैंने आपको कितने देने हैं 500 रुपीज। तो बिजनेस दे रहा है 500 रुपीज और बिजनेस बोल रहा है लेकिन आपको लॉस हुआ है, आपको मुझे देने हैं 300 रुपीज। कितने रुपीज देने हैं, 300 रुपीज। अब 500 रुपीज बिजनेस ने ओनर को देने हैं और 300 रुपीज ओनर ने बिजनेस को देना है। समझ आ रहा है, 500 रुपीज क्या बिजनेस ने ओनर को देने हैं और 300 रुपीज ओनर ने बिजनेस को देना है, क्योंकि लॉस हुआ है भरपाई करने के लिए। अब मुझे एक बात बताओ, जब लॉस हुआ है, ठीक है, मैं पहले 500 रुपीज दूं, फिर वो अपने जेब में 500 रुपीज रखे, फिर वो मुझे 300 रुपीज दे, तो इससे अच्छा क्या होगा, हम सेट ऑफ कर लेते हैं। सेट ऑफ का मतलब क्या, मैं प्लस माइनस दोनों को इफेक्ट दे देती हूँ। तो प्लस माइनस का इफेक्ट करने पे क्या आया इफेक्ट, -200। कितना आया इफेक्ट, -200। तो मैंने ओनर को कितने देने थे 500 और ओनर ने मुझे कितने देने थे 300। तो अब मैं ओनर को बोलती हूँ ओनर मैं क्या बोलूंगी अब कि ओनर
मैं अब ना तुम्हें सिर्फ 200 रुपए दे रही हूँ। कितने दे रही हूँ? 200 क्यों दे रही हूँ? क्योंकि 300 तो तुमने मुझे वापस करने ही थे, तो तुम्हें दूं फिर तुम मुझे वापस करो। इससे अच्छा मैंने खुद ही रख लिया है। मैंने क्या कर लिया है, पहले से ही रख लिया अपने पास, और मैं तुम्हें दे ही कितना रहा हूँ? 200 रुपए। तो इसे बोलते हैं सेट ऑफ करना। क्या करना? सेट ऑफ करना। तो आपने प्रॉफिट और लॉस को आपस में क्या कर लिया? सेट ऑफ कर लिया। ठीक है, तो ये हुआ सेट ऑफ करना। तो आई होप ये क्लियर होगा। तो ऐसा ही हम अकाउंटिंग इक्वेशन में करते हैं। तो देखो जब भी, तो बिजनेस ऐसा ही करता है प्रैक्टिकल लाइफ में भी। ठीक है, क्या करता है बिजनेस? ऐसे रोज रोज बार बार गिव एंड टेक नहीं करता है। वो क्या बोलता है कि अगर मैंने आपको देना है तो वो प्लस करते रहेगा इस अकाउंट में। तो जो कैपिटल अकाउंट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि बिजनेस ने ओनर को कितने पैसे देने हैं, तो उसका बैलेंस बढ़ाती जाऊंगी ना। तो जितने पैसे बिजनेस ने, मैं कौन हूँ? बिजनेस। आप कौन हो? बिजनेस। तो हमने जितने पैसे ओनर को देने हैं हम इसमें ऐड करते जाते हैं। क्या करते जाते हैं? कैपिटल अकाउंट में ऐड करते जाते हैं। और जितने पैसे ओनर ने हमें देने, यानी कि लॉस होने पे ओनर ने जितनी भरपाई करनी है, हम इसी अकाउंट से माइनस करते जाते हैं। क्या करते जाते हैं? माइनस करते जाते हैं। ठीक है, तो अब हम इंपॉर्टेंट नोट पे आ सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट नोट्स में क्या बोल रहा है? कैपिटल इज इंक्रीज्ड बाय कैपिटल बॉट इन। कैपिटल कब कब इंक्रीज होगी? तो आपका जो कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस होगा वो कब कब इंक्रीज होगा? तो कैपिटल कब कब बढ़ेगी? तो कैपिटल तब तब बढ़ेगी जब जब ओनर आपको एडिशनल कैपिटल ला के देगा। ओनर बिजनेस में एडिशनल कैपिटल ला रहा है तो कैपिटल बढ़ेगी, ये तो ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो ओनर अगर बिजनेस में एडिशनल कैपिटल ला रहा है तो इससे क्या होती है? कैपिटल बढ़ती है। एंड प्रॉफिट एंड इनकम, और मैं बोल दूं और किस किस रीजन से कैपिटल बढ़ेगा? अभी अभी हमने पढ़ा, अगर प्रॉफिट होता है, बिजनेस को कोई भी प्रॉफिट होता है तो उससे भी क्या होगी? कैपिटल बढ़ेगी। तो अब हमको क्या क्या सोचना है? अगर ओनर बिजनेस में नई कैपिटल डाल रहा है उससे कैपिटल बढ़ेगी। दूसरा, बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है तो उससे भी कैपिटल बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट बिजनेस ने किसको ही देना है? ओनर को ही देना है। तो ओनर का खाता क्या है? कैपिटल वाला है, कैपिटल अकाउंट है, तो उसके कैपिटल अकाउंट में ही डाल देते हैं प्रॉफिट। और ऊपर से कोई और इनकम भी होती है तो भी हम किस में डाल देते हैं? कैपिटल में, क्योंकि वो इनकम भी तो अल्टीमेटली देनी तो किसको है? ओनर को ही देनी है वो इनकम। ठीक है, तो प्रॉफिट, इनकम और एडिशनल कैपिटल जब भी ब्रॉट इन होती है तो इन तीनों चीजों से क्या होती है? हमेशा आपकी कैपिटल इंक्रीज होती है। कैपिटल क्या होती है आपकी बिजनेस की? हमेशा इंक्रीज होती है। ठीक है, अब चलते हैं हम, डिक्रीज कब होती है? तो कैपिटल इज डिक्रीज्ड बाय कैश और गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। तो जब भी पर्सनल यूज के लिए ओनर क्या करता है? कैश या फिर गुड्स को विड्रॉ कर देता है, तो इसकी वजह से कैपिटल डिक्रीज हो जाती है। तो ये कोई नई बात पढ़ रहे हैं क्या हम? ये तो हमने शुरू में ही पढ़ा था कि जब भी ड्राइंग्स करते हैं, फिर चाहे कैश को विड्रॉ करे पर्सनल यूज के लिए ओनर, या फिर क्या गुड्स को विड्रॉ करे ओनर पर्सनल यूज के लिए, इन दोनों को ही ड्राइंग्स बोलते हैं। और ड्राइंग्स की वजह से हमेशा 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 कैपिटल क्या होगी? डिक्रीज होगी, कम होगी। ठीक है, पर्सनल यूज एंड लॉस एंड एक्सपेंसेस, और किस वजह से कम होती है कैपिटल? ठीक है, तो जब भी लॉस होगा, तो मैंने कहा था ना लॉस होगा तो हम कैपिटल अकाउंट में से माइनस कर देते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं हम पहले पैसे देंगे ओनर को, फिर ओनर हमें देगा। इससे अच्छा हम ओनर को पैसे, जो लॉस वाला पैसा है वो काट के, वो माइनस करके ही दे देता है, ताकि उसे हमें दोबारा वापस ना देने पड़े। ठीक है, और एक्सपेंसेस, और जब इनकम हो रही है तो कैपिटल बढ़ रही है। तो बताओ जब खर्चा हो रहा है तो कैपिटल भी तो कम होगी। खर्चा कर कहाँ से रहे हैं? कैपिटल में से ही तो कर रहे हैं ना हम खर्चा। कैपिटल में जो पैसा है उसी से तो हम बिजनेस के खर्चे कर रहे हैं, तो हम एक्सपेंसेस की वजह से कैपिटल डिक्रीज हो जाती है। की पॉइंट क्या याद रखना आपको? इतना सब कुछ, जिसको समझ आया वेरी गुड, जिसको समझ नहीं आया दोबारा देख लो। ठीक है, और फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो मैं शॉर्टकट बता रही हूँ। क्या? जब भी क्या होगा आपको हो रहा है प्रॉफिट, जब भी क्या हो रहा है आपको प्रॉफिट, या आप अर्न कर रहे हो इनकम, तो प्रॉफिट आने की वजह से, इनकम आने की वजह से, या कैपिटल एडिशनल कैपिटल बोल रही हूँ मैं, कैपिटल नहीं मतलब एक्स्ट्रा एडिशनल कैपिटल लेके कौन आ रहा है? ओनर आ रहा है। तो एडिशनल कैपिटल, प्रॉफिट और इनकम, इसकी वजह से कैपिटल हमेशा, इन तीनों की वजह से हमेशा कैपिटल क्या होगी? इंक्रीज होगी। इन तीनों की वजह से कैपिटल हमेशा क्या होती है? इंक्रीज होती है। कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ओनर की तरफ बिजनेस की जो देनदारी है ना वो बढ़ जाएगी। ठीक है, और शॉर्टकट क्या है? और ये है कि जब भी होगी ड्रॉइंग्स, क्या होंगी? ड्रॉइंग्स होंगी। ठीक है, तो जब भी होंगी ड्रॉइंग्स होंगी या फिर होंगी क्या? आपके खर्चे, एक्सपेंसेस, इनकम को अपोजिट एक्सपेंसेस, और या प्रॉफिट को अपोजिट लॉस। तो जब भी ये तीनों चीजें होंगी तो आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी? डिक्रीज। कैपिटल क्या हो जाएगी? डिक्रीज। तो मेरा अपवर्ड वाला एरो क्या इंडिकेट कर रहा है? इंक्रीज इन कैपिटल, और मेरा डाउनवर्ड वाला एरो क्या इंडिकेट कर रहा है? डिक्रीज इन कैपिटल। तो कुल मिला के आपको एडिशनल कैपिटल ओनर बिजनेस में डालता है, उससे कैपिटल बढ़ती है।
प्रॉफिट होता है उससे कैपिटल बढ़ जाती है, इनकम आती है उससे कैपिटल बढ़ जाती है। और डिक्रीज कब होती है? ड्रॉइंग्स होती है, कैपिटल डिक्रीज होगी, एक्सपेंस होगा, खर्चे होंगे, कैपिटल डिक्रीज होगी, और लॉस होगा तो भी कैपिटल डिक्रीज होगा। आई होप आपको ये नोट समझ आए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, अकाउंटिंग इक्वेशन में यहीं पर बच्चा फंसता है, ठीक है। तो जो गलती करेगा, जो उसके दिमाग से निकल जाता है, वो यही है कि कैपिटल में वो इफेक्ट देना भूल जाता है। अब कैपिटल में इफेक्ट देना क्या हुआ वो अभी हम सीखेंगे आगे चल के, बट आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आप इसको ध्यान से समझ लो पहले, ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं आगे। अब हम आते हैं इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन असेट, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। देखो आप लोग ऑनलाइन मोड से पढ़ रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप जब चाहो तब लेक्चर को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। तो मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूंगी, जब मैं एक्सप्लेन कर रही होती हूँ तब प्लीज लिखा मत करो आप लोग, ठीक है। जब मैं एक्सप्लेन कर रही होती हूँ तब मत लिखा करो। जब मेरा एक्सप्लेनेशन करके पूरा हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और उसके बाद क्या करना, बाद में लिखना, ठीक है, खुद से बाद में लिखना। उससे आपका रिविजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका रिविजन भी हो जाएगा साथ साथ में। जैसे जैसे आप नोट्स बनाओगे वैसे वैसे आपका रिविजन हो जाएगा। दूसरा, आपकी अंडरस्टैंडिंग पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग पे आपका फोकस रहेगा। तो मैं नहीं चाहती हूँ लिखने पे आपका फोकस रहे, ठीक है। आपका फोकस क्या, अंडरस्टैंडिंग पे रहना चाहिए, ठीक है। लिख तो आप कभी भी सकते हो, ठीक है। तो पॉज करके बाद में आराम से लिख लेना, पर जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तब नहीं लिखना है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, क्या मैंने कहा था आपको पता हो, तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या थी हमारी, असेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यही थी। तो असेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, यही थी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अब अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व करने से पहले मैं बस ये चाहती हूँ कि हर एक ट्रांजैक्शन, कई ट्रांजैक्शंस हैं, तो हम ये ट्रांजैक्शंस को देखेंगे कि इनका क्या असर पड़ रहा है, असेट पे क्या असर पड़ रहा है, लायबिलिटी पे क्या असर पड़ रहा है, और कैपिटल पे क्या। मैं जितनी ट्रांजैक्शन यहाँ पे कराने वाली हूँ ये मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस है, इससे बाहर का आपको नहीं आने वाला। और इससे बाहर का अगर कुछ आता भी है, अगर सिर्फ इतनी ही ट्रांजैक्शंस आप कर लेते हो तो आपको उसके लिए अलग से कुछ भी प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। तो प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे पता है आप लोगों को आता है सॉल्व करना, नहीं आता है, फिर भी ये ट्रांजैक्शंस मेरे साथ कर लेना। क्वेश्चन चाहो तो आप स्किप कर सकते हो कि आप खुद से कर लो, मेरा एक्सप्लेनेशन ना देखो, बट ट्रांजैक्शन जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो प्लीज इसको स्किप मत करना, ट्रांजैक्शन ध्यान से देखनी है, ठीक है। अब पहली ट्रांजैक्शन क्या बोल रही हूँ हमें, कैपिटल बॉट इन कैश ऑब्लिक काइंड। तो काइंड में मतलब कैपिटल बॉट इन काइंड का मतलब होता है असेट। तो या तो कैश लाए हैं या फिर कोई असेट लाए हैं, कैश के अलावा कोई असेट लाए हैं, टेबल, चेयर, फर्नीचर, प्रॉपर्टी, कुछ भी, ठीक है। तो कैपिटल बॉट इन कैश और काइंड, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, पहले तो चलो कैश के लिए इफेक्ट देख लेते हैं। तो अगर कैश में आप लोग क्या करते हो, ओनर बिजनेस में कैपिटल लाता है। एक मिनट पहले सुन लो, अकाउंटिंग हमेशा किसके नजरिए से होती है, बिजनेस के नजरिए से। तो आप कौन हो, बिजनेस, मैं कौन हूँ, बिजनेस। तो हम किसके नजरिए से अकाउंटिंग करेंगे, अपने नजरिए से, और हम हैं कौन, बिजनेस। यानी कि हम किसके नजरिए से अकाउंटिंग करने वाले हैं, बिजनेस के नजरिए से। ओनर अलग, बिजनेस अलग, ओनर के नजरिए से नहीं करेंगे, हम किसके नजरिए से करेंगे, बिजनेस के नजरिए से करेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, ओनर ने बिजनेस में कैपिटल लाई है, तो ओनर ने बिजनेस में क्या लाई है, कैपिटल। और कैपिटल कैसे लाई है, कैश के फॉर्म में। कैसे लाई है, कैश के फॉर्म में या असेट के फॉर्म में, दोनों के लिए ट्रीटमेंट एक ही जैसा होने वाला है, ठीक है। तो अब अगर कैश के फॉर्म में ओनर ने बिजनेस में क्या लाई है, कैपिटल लाई है, ठीक है। तो ओनर ने बिजनेस में कैपिटल लाई है, तो आपको बस शांति से एनालाइज करके मुझे ये बताना है, असेट पे इसका क्या असर पड़ेगा, लायबिलिटी पे क्या असर पड़ेगा, और कैपिटल पे क्या असर पड़ेगा। अगर किसी बच्चे को डाउट हो रहा है, मैम कैपिटल भी तो लायबिलिटी है, तो मैंने कहा, क्या कहा, हाँ लायबिलिटी है, वो इंटरनल लायबिलिटी है, ये इंटरनल, ये एक्सटर्नल है। तो जब ये लायबिलिटी की बात कर रही हूँ मतलब मैं एक्सटर्नल लायबिलिटी की बात कर रही हूँ, और जब कैपिटल की बात कर रही हूँ मतलब इंटरनल लायबिलिटी की बात कर रही हूँ। बस इंटरनल लायबिलिटी ना बुला के उसे कैपिटल बोल रहे हैं, तो इसमें आई होप आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो शांति से ठंडे दिमाग से सोचिए, मुझे बताओ, अगर कैपिटल बॉट इन कैश या काइंड है तो इसकी वजह से असेट पे क्या असर पड़ेगा, सबसे पहले मुझे बताओ। तो मुझे बताओ, अगर आपके बिजनेस में कैश आता है, क्या आपके बिजनेस में कैश आता है, तो मैं बोल दूं असेट आपका इंक्रीज हो जाएगा। कैश क्या है, असेट है, तो असेट आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा ना। बिजनेस में कैश आ रहा है तो बिजनेस में कैश बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा। तो असेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा आपका, असेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज, ठीक है। अब बताओ, क्या एक्सटर्नल लायबिलिटी पे कोई असर पड़ेगा, एक्सटर्नल लायबिलिटी पे ओनर ने बिजनेस में पैसे लाए हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटी पे असर पड़ने वाला है, बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। और अब मुझे बता दो, क्या कैपिटल पे असर पड़ेगा, तो क्या कैपिटल पे असर पड़ने वाला है, बता लो आप लोग मुझे, ठीक है। तो कैपिटल पे बिल्कुल असर पड़ेगा, कैपिटल बढ़ जाएगी ना, कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी।
ठीक है। अब अगर मैं बात करती हूँ कि कैश की जगह कोई असेट लाया था, तो कैश भी तो एक असेट ही है, तो उसकी वजह से भी असेट इंक्रीज होगा। वो टेबल लाए, चेयर लाए, फर्नीचर लाए, हम किसको बढ़ाएंगे? असेट को इंक्रीज करेंगे और कैपिटल को भी इंक्रीज करेंगे, क्योंकि कैपिटल तो तब भी बढ़ी है। ठीक है, तो आई होप पहली ट्रांजेक्शन आपको क्लियर है। अब सेकेंड ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। लोन टेकन, अगर लोन ले रहा है, तो अगर हम कौन है? बिजनेस ने लोन लिया है, तो हमने अगर लोन लिया है तो मुझे बताओ, लोन लेने से सबसे पहले तो हमारी क्या बढ़ गई? लायबिलिटी बढ़ गई। क्या बढ़ जाएगी? लायबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो मैं इंक्रीज ना लिख के अपवर्ड वाला एरो लगा रही हूँ और डिक्रीज ना लिख के मैं डाउनवर्ड वाला लगा दूंगी। ठीक है, तो इंक्रीज इन लेंडर, तो हमारे लेंडर्स बढ़ गए। लेंडर्स बोल लो या क्रेडिटर बोल लो। ठीक है, लेंडर्स बढ़ गए, हमारे क्या बढ़ गए हैं? लेंडर्स बढ़ गए हैं। ठीक है, तो हमारी देनदारी बढ़ गई है। हमने जिनसे उधार लिया था, हमारी क्या बढ़ गई है? उनकी वजह से देनदारी बढ़ गई है। अब और क्या हो गया है? तो हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी बढ़ी है, क्योंकि इस बार ओनर से नहीं लिया था हमने। ठीक है, लोन टेकन मतलब ओनर से नहीं लिया था हमने, किसी बाहर वाले से लिया था। अब और क्या बड़ा होगा? चलो ठीक है, ये तो सबको समझ आ गया कि लायबिलिटी बढ़ गई लेंडर्स की। ठीक है, लेंडर्स की लायबिलिटी बढ़ गई। और क्या बढ़ा? तो देखो, जब आपने लोन लिया होगा, तो लोन लिया है मैंने, मतलब मैंने उधार पे पैसे लिए हैं। लोन लिया है मतलब उधार पे क्या लिए हैं? पैसे लिए। तो कैश भी तो बड़ा होगा मेरा। अगर देखो मैं बिजनेस हूँ, तो अगर मैं किसी को बोल रही हूँ प्लीज मुझे लोन दे दो, तो वो मुझे क्या देंगे? पैसे देंगे। तो लायबिलिटी तो बढ़ी, साथ में मेरे पास जो कैश है वो भी बढ़ गया। उन्होंने मुझे क्या दे दिए? पैसे। तो मेरा क्या बढ़ गया? कैश भी बढ़ गया। तो इंक्रीज इन कैश, तो कैश भी क्या हो गया? मेरा इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड वाले पे। परचेज्ड गुड्स ऑब्लिक फिक्स्ड असेट फॉर कैश। तो देखो, जितने भी मैंने ऑब्लिक में लिखे ना, दोनों का ट्रीटमेंट सेम होने वाला है। ठीक है, तो पहले हम पहले का पढ़ लेते हैं। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, आपने कैश में गुड्स खरीदे। तो अगर आपने गुड्स खरीदे हैं कैश में, क्या खरीदे आपने? परचेज्ड गुड्स और फिक्स्ड असेट्स फॉर कैश। तो आपने अगर कैश में गुड्स खरीदे हैं, तो मुझे बताओ सबसे पहले आपका क्या बढ़ गया होगा? तो अगर आपने गुड्स खरीदे हैं, तो गुड्स खरीदने की वजह से आपके पास अब बिजनेस में क्या आ गया है? गुड्स आ गए हैं। तो आपके क्या इंक्रीज हो गए होंगे? इंक्रीज इन गुड्स। आपके गुड्स क्या हो गए होंगे? बढ़ गए होंगे। और गुड्स क्या है? हमारे असेट है, इसीलिए असेट में इंक्रीज हुआ होगा। और असेट में भी क्या इंक्रीज हुआ है? गुड्स। तो असेट में क्या इंक्रीज हुआ हमारा? इंक्रीज इन गुड्स। अगर फिक्स्ड असेट खरीदा होता तो बस इंक्रीज इन गुड्स की जगह हम लिख देते इंक्रीज इन फिक्स्ड असेट। तो इंक्रीज इन गुड्स की जगह क्या लिख देती मैं? इंक्रीज इन फिक्स्ड असेट। ठीक है, और आपने कैश में खरीदा है, तो आपको कुछ चीज कम भी हुई होगी। तो आपके पास एक तरफ से गुड्स आए या फिक्स्ड असेट आया आपके पास, और दूसरे तरफ से आपके पास से क्या गया? कैश। तो कैश भी हमारा क्या है? असेट है। कैश हमारे लिए क्या है? असेट। लायबिलिटी और कैपिटल में से कैश क्या है? असेट है। तो असेट में से हम माइनस कर देंगे क्या? तो हम बोल देंगे डिक्रीज इन कैश। तो आपका क्या कम हो गया है? कैश कम हो गया है। ठीक है, अब बताओ एक्सटर्नल लायबिलिटी से इस लायबिलिटी पे इसका कोई असर पड़ेगा? नहीं पड़ने वाला। कैपिटल पे इसका कोई असर पड़ेगा? नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो इसका दोनों इंक्रीज और डिक्रीज वाला असर किस पे ही पड़ रहा है? असेट पे ही पड़ रहा है। तो असेट में गुड्स या फिक्स्ड असेट्स बढ़ जाएंगे आपके, और कैश कम हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे। परचेज्ड फिक्स्ड असेट्स या फिर गुड्स ऑन क्रेडिट। इस बार आपने खरीदा तो है, पर कैसे खरीदा है? उधार पे। तो जब भी आपने उधार पे सामान खरीदा हो, तो आपकी क्या बढ़ जाती है? लायबिलिटी। क्या बढ़ जाती है आपकी? लायबिलिटी। तो लायबिलिटी मतलब मैं बोल दूं आपके क्या बढ़ गए होंगे? क्रेडिटर्स बढ़ गए होंगे। तो क्रेडिटर्स हमारे लिए क्या होती है? लायबिलिटी। इसीलिए मैं इंक्रीज किसको करूंगी? लायबिलिटी में इंक्रीज करूंगी। तो इंक्रीज इन क्रेडिटर्स। तो लिख लो आप लोग भी इंक्रीज इन क्रेडिटर्स। ठीक है, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स। अब उसके बाद परचेज फिक्स्ड असेट्स गुड्स ऑन क्रेडिट। अब क्रेडिटर्स तो बड़े हमारे, लेकिन और भी कुछ चीजें बड़ी होंगी। तो क्या बड़े होंगे? गुड्स खरीदे हैं तो गुड्स बड़े होंगे, फिक्स्ड असेट खरीदे हैं तो फिक्स्ड असेट बड़े होंगे। तो गुड्स बोल लो या फिक्स्ड असेट, मुझे बताओ कैपिटल, लायबिलिटी और असेट में से ये क्या है? असेट है। फिक्स्ड असेट बोल लो वो भी असेट है, गुड्स बोल लो वो भी क्या है? असेट है। तो असल में मेरा असेट बढ़ गया होगा। तो इंक्रीज इन, या अगर फिक्स्ड असेट खरीदा तो फिक्स्ड असेट, ऑब्लिक में लिख देती हूँ इंक्रीज इन गुड्स। जो भी खरीदा हमने वो बढ़ जाएगा हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। क्या है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश एट प्रॉफिट। इस बार आपको क्या हुआ है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हुआ है, तो सबसे पहले मुझे बता दो कि क्या बढ़ जाएगी? प्रॉफिट होने से क्या इंक्रीज होता है? कैपिटल इंक्रीज होता है। यही पढ़ा था हमने। ठीक है, तो हम लिख देते हैं इंक्रीज इन कैपिटल। अब मैं इंक्रीज इन कैपिटल लिख नहीं रही हूँ, क्योंकि इंक्रीज है और कैपिटल नीचे, तो आई होप इतना अंडरस्टूड है। ठीक है, इंक्रीज इन कैपिटल। तो मैं बार बार कैपिटल में इंक्रीज इन कैपिटल, डिक्रीज इन कैपिटल ऐसा नहीं लिखने वाली, सिर्फ इंक्रीज या डिक्रीज का साइन बना दूंगी। ठीक है, अब सोल्ड गुड्स फॉर कैश एट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हुआ है, तो जितने का प्रॉफिट हुआ है वो तो आप कैपिटल में क्या कर दोगे? इंक्रीज कर दोगे। और अब आपने अगर गुड्स कैश में बेचे हैं, तो आपके पास क्या बढ़ गया होगा?
क्या बढ़ गया होगा? तो मैं बोलूं कैश आपके पास आ गया होगा। अगर आपने कैश में सामान बेचा है तो आपके पास क्या हो गया होगा? कैश आ गया होगा। और कुछ चीज गया भी होगा, क्या? सामान बेचा आपने तो सामान गया, तो गुड्स आपके कम हो गए होंगे और कैश आपका बढ़ चुका होगा। तो मुझे बताओ जो कैश बढ़ा होगा, कैश आपके लिए असेट है, लायबिलिटी है या कैपिटल? कैश क्या हमारे लिए असेट है, तो असेट क्या हो गया होगा? कैश क्या हुआ है हमारा? सोल्ड, सेल किया है तो कैश आया है। तो मैं लिख दूं इंक्रीज इन कैश, कैश आया है क्योंकि, और कम क्या हुआ होगा? तो डिक्रीज इन गुड्स। कैश आया है और गुड्स गए हैं, और गुड्स और कैश दोनों ही असेट है, इसीलिए मैंने असेट के नीचे लिखा है इंक्रीज इन कैश और डिक्रीज इन गुड्स। आई होप ये क्लियर होगा आपको। ठीक है, ये वाली ट्रांजेक्शन, फिफ्थ वाली ट्रांजेक्शन क्लियर होगी आपको। अब सिक्स ट्रांजेक्शन क्या है? सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट एट प्रॉफिट। अभी आपने गुड्स को बेचा है, लेकिन कैसे? ऑन क्रेडिट, आपने क्रेडिट पे बेचा है। तो अगर क्रेडिट पे बेचा है तो मुझे ये बताओ आपके पास कैश आया है? नहीं आया है, क्योंकि आपने उधार पे बेचा है। अब पहले एट प्रॉफिट है, तो मुझे ये बता दो अगर प्रॉफिट है, क्या है? सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट एट प्रॉफिट। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट की वजह से क्या इंक्रीज हो गई होगी? आपकी कैपिटल। तो प्रॉफिट की वजह से कैपिटल को तो इंक्रीज कर देते हैं। अब चलते हैं कि सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट एट प्रॉफिट। गुड्स तो हमने क्रेडिट पे बेचे, कैश तो आया नहीं, कैश तो आया नहीं, कैश तो मैं बढ़ा नहीं सकती, तो क्या बढ़ेगा इस बार? तो मुझे बताओ क्या आपके डेटर क्रिएट हो गया होगा? क्या क्रिएट हो गया होगा आपका? डेटर। डेटर मतलब जिसने बिजनेस को पैसे देने हैं। तो मैंने अगर उधार पे, मैं बिजनेस हूँ, मैंने उधार पे किसी को सामान बेचा है, तो उस पर्सन ने अब मुझे क्या देना है? सामान देना। सामान मैंने बेचा उसे, उसने मुझे क्या देना है? पैसे देने हैं। तो पैसे देने यानी कि वो पर्सन मेरे लिए क्या बन गया? डेटर। और डेटर बिजनेस के लिए क्या होता है? असेट होता है, लायबिलिटी होती है, कैपिटल होता है? मुझे बताओ आप लोग। ऑब्वियसली क्या होता है? असेट। वेरी गुड। तो अब अगर मैंने उधार पे सामान बेचा है तो मेरे डेटर बढ़ गए होंगे। क्या बढ़ गए होंगे मेरे? इंक्रीज इन डेटर। और डेटर मेरे लिए क्या होता है? असेट। तो इसीलिए मैं असेट के नीचे लिखूंगी इंक्रीज इन डेटर। तो असेट के नीचे क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि डेटर मेरे लिए क्या है? असेट है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको कहा था असेट क्या होता है, क्या लायबिलिटी क्या होती है, कैपिटल क्या होती है, एक्सपेंस क्या होता है, ये रेवेन्यू क्या होती है, आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप कर पाओगे ये। ठीक है, अब है नेक्स्ट पे चलते हैं, सिक्स के बाद सेवन पे, रिटर्न ऑफ गुड्स बाय अ कस्टमर। तो एक कस्टमर ने क्या कर दिए? गुड्स वापस कर दिए। गुड्स क्या कर दिए? वापस कर दिए। तो हम मान के चल रहे हैं कि हमने ना उधार पे जो सामान बेचा था उस कस्टमर ने हमको क्या कर दिया? गुड्स वापस कर दिए। ठीक है, अब उसने अगर हमें गुड्स वापस कर दिए हैं, क्या गुड्स अगर हमें, अच्छा एक मिनट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट एट प्रॉफिट, तो हमने गुड्स बेचे हैं, तो गुड्स तो बेच दिया ना हमने, गुड्स तो बेच दिया, तो हमारा डिक्रीज हुआ होगा इन गुड्स, हमारे गुड्स भी तो कम हुए होंगे। ठीक है, ऐसे आपको सारे एस्पेक्ट से सोचना है। ठीक है, ऐसे भूलना नहीं है। ठीक है, तो गुड्स भी क्या हुए? हमारे कम हुए। अब रिटर्न ऑफ गुड्स बाय अ कस्टमर, तो एक कस्टमर ने गुड्स वापस कर दिए। तो आपने उधार पे सामान बेचा था, ठीक है, उसने पैसे तो नहीं दिए पर सामान वापस कर दिया। अब उसने सामान वापस किया, तो मैं बोलती हूँ सबसे पहले तो आपका डेटर क्या हो गया? पहले वो कस्टमर क्या था होगा? आपका डेटर। पहले क्या था होगा? आपका डेटर। अब आपका डेटर क्या हो गया होगा? डिक्रीज हो गया होगा। तो डिक्रीज इन डेटर। तो पहले सपोज उसने आपसे खरीदे थे 5,000 का सामान, तो पहले आपने डेटर क्रिएट किया होगा 5,000 से। अब 5,000 का सामान खरीदने के बाद उसने आपको 2,000 का सामान वापस कर दिया, तो अब आपका डेटर कितना रह गया? सिर्फ 3,000 रह गया, तो 2,000 से कम हो गया, तो इसीलिए डिक्रीज इन डेटर। अब डिक्रीज इन डेटर, तो साथ ही साथ आपके पास उसने अगर आपको गुड्स लौटाए हैं तो आपके पास आपके गुड्स फिर से बढ़ गए, गुड्स वापस आ गए आपके बिजनेस में, तो गुड्स फिर से क्या हो गए? बढ़ गए आपके पास। ठीक है, अब गुड्स बढ़ गए और तो आपके डेटर्स क्या हो गए हैं? डिक्रीज हो गए हैं, और आपके गुड्स क्या हो गए हैं? बढ़ गए हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ इसमें आपने प्रॉफिट में क्या कर दिया था? क्योंकि आपने प्रॉफिट पे बेचा था तो आपने कैपिटल बढ़ा दी थी। अब अगर उसने सामान वापस कर दिया है तो आपको नहीं लगता आपका प्रॉफिट भी कम हो गया होगा? ऑब्वियस सी बात है ना। तो उसने लिख के नहीं दिया कि प्रॉफिट कम हो गया, बट इतना आपको दिमाग लगाना है क्या कि अगर मैंने कोई सामान बेचा था प्रॉफिट पे तो मैंने प्रॉफिट बढ़ा दिया था, पर अब वो सामान मुझे किसी ने वापस कर दिया तो मेरा प्रॉफिट भी तो कम हो गया, तो मेरा डेटर भी कम हो गया और साथ ही साथ मेरा क्या कम हो गया है? प्रॉफिट भी कम हो गया है। तो मैं किस में से कम कर दूंगी? उसको कैपिटल में से डिक्रीज कर दूंगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये ट्रांजेक्शन समझ आ रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे जाने से पहले मैं चाहती हूँ आप लोग पॉज करो, इसकी पिक्चर पॉज करो और खुद से रफ में कहीं पर भी इसको सॉल्व करने का ट्राई करो। ALC लिख करके उसके नीचे इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज ट्राई करो और उसके बाद फिर आना और फिर हम साथ में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग ट्राई कर चुके होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं। तो रिटर्न ऑफ गुड्स टू अ सप्लायर, तो आपने एक सप्लायर, आपने क्या करे थे? सप्लायर से गुड्स खरीदे थे और आपने सप्लायर को गुड्स क्या कर दिए? वापस। तो आपने अगर गुड्स वापस किए हैं, आपने क्या किया है? गुड्स वापस, तो आपके पास जो गुड्स थे होंगे वो कम हो गए होंगे क्योंकि आपने गुड्स वापस कर दिए। तो पहले तो लिख देते हैं डिक्रीज इन गुड्स। क्या हो गया? डिक्रीज इन गुड्स।
अब आपके गुड्स कम हुए होंगे और साथ ही साथ क्या हुआ होगा, तो आपने अगर सप्लायर से गुड्स जो खरीदे थे उनको क्या कर दिया है, वापस कर दिया है, ठीक है। तो और क्या हुआ होगा, तो मैं बोल दूं सप्लायर से अगर आपने गुड्स खरीदे थे तो आपने क्या दिखाया था होगा कि ये मेरी देनदारी है, मैंने सप्लायर को पैसे देने हैं, पर पैसे देने की जगह मैंने गुड्स ही वापस कर दिए, पैसे देने की जगह मैंने क्या कर दिया, गुड्स वापस कर दिया। तो अब मुझे उसे पैसे देने की जरूरत है नहीं, तो जब मुझे पैसे देने थे होंगे, जब तक मैंने गुड्स वापस नहीं किया था होगा, मैंने सप्लायर को अपनी किताबों में कैसे दिखाया होगा, क्रेडिटर की तरह दिखाया होगा कि उसने मुझे उधार में सामान दिया है, ठीक है, क्या दिया, उसने मुझे उधार में सामान दिया है, क्रेडिटर की तरह दिखाया होगा। अब मैं बोल रही हूँ कि मुझे वो सामान क्या करना है, वो सामान मैंने वापस कर दिया, तो अगर मैंने सामान वापस कर दिया तो मेरी किताबों में से क्रेडिटर भी तो कम हो जाएगा, और क्रेडिटर क्या होती है, लायबिलिटी। तो मैं बोल दूं डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, मतलब मेरी लायबिलिटी कम हो जाएगी। अब मुझे पैसे नहीं देने किसी को, क्योंकि मैंने सामान ही वापस कर दिया, तो अब मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है। अच्छा मैम आपको कैसे पता कि आपने अगर ना रिटर्न किया है तो आपने उधार पे खरीदा है, आपको कैसे पता? और मैम आपको कैसे पता कि जिस कस्टमर ने आपसे खरीदे थे उसने भी उधार पे खरीदे थे, है ना? डाउट आ रहा है आप लोगों को कि मैम ये भी तो हो सकता है कि कैश में खरीदे थे, और कैश में खरीदे थे तो क्रेडिटर तो कम होगा ही नहीं, कैश में खरीदे थे तो आप क्रेडिटर होगा ही नहीं आपका, आपका क्रेडिटर कम तो दूर की बात है, और इससे क्या हो जाएगा, आपको कैश वापस मिल जाएगा और इससे कैश आपका बढ़ जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है अगर आप गुड्स वापस करो। तो हम अज्यूम करके चलते हैं, क्या अज्यूम करके चलते हैं, तो अनटिल एंड अनलेस आपको क्वेश्चन में स्टेटेड ना हो, तो जब तक आपको क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन में स्टेटेड है कि आपने गुड्स रिटर्न किए जो आपने कैश में खरीदे थे, अगर क्वेश्चन में लिखा है तो ही आप मानो कि आपने कैश में खरीदे हुए गुड्स रिटर्न किए हैं, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि आपने गुड्स जो बेचे थे वो कैश में बेचे थे और अब वो कस्टमर ने रिटर्न कर दिए, तो ही मानो। क्यों, रीजन क्या है? तो देखो आपको भी पता है, अगर आपको ना टेस्ट के लिए आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, किसके लिए, टेस्ट के लिए कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, मैं ऑनलाइन की बात नहीं कर रही हूँ, ऑफलाइन की बात कर रही हूँ। तो अगर टेस्ट के लिए कोई प्रोडक्ट खरीदते हो और आप बोलते हो कि भैया मैं 2-3 दिन चेक करके बताता हूँ फिर पेमेंट करूंगा या वापस करूंगा, ठीक है, तो आप जब टेस्ट के लिए खरीद रहे हो तो वो भैया पैसे नहीं लेते हैं आपसे, क्या नहीं करते हैं, पैसे नहीं लेते हैं शॉपकीपर। वो क्या बोलते हैं, आप ट्राई करो, आपको पसंद आता है आप रख लेना, फिर पेमेंट कर देना, और अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप वापस कर देना, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना होगा कैश देने के बाद वो आपको बोल रहे हैं, आप बोल रहे नहीं मेरा ना मैंने पिंक कलर में खरीदा था, मुझे ना पिंक अब अच्छा जच नहीं रहा है, मुझे ब्लू कलर में लेना है। आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है, जब तक उसमें खराबी ना हो गई, ठीक है। तो हमारे गुड्स में डिफेक्ट है इसलिए रिटर्न किया, हमको कुछ रीजन नहीं दिया क्यों रिटर्न किया, तो हम मान के चल रहे कस्टमर का मन जो था उसने वापस कर दिया, या हमारा जो मन था हमने वापस कर दिया। अब हमारे मन के अकॉर्डिंग हम वापस कब कर सकते हैं, तभी जब हमने गुड्स क्या ट्रायल बेसिस पे खरीदा, और जब हम ट्रायल बेसिस पे खरीदते हैं ना तब हम कैश नहीं देते। तो इसीलिए हम अज्यूम करके चलते हैं कि हमने ट्रायल बेसिस पे गुड्स दिए थे या ट्रायल बेसिस पे गुड्स खरीदे थे, मतलब कैशलेस था ट्रांजेक्शन, कैसी थी, कैशलेस थी। इसीलिए या तो हमारा क्रेडिटर क्रिएट हुआ या तो हमारा डेटर क्रिएट हुआ, इसीलिए हम उसी को डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, पेमेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर टू होम कैश डिस्काउंट वाज अलाउड। ओ माय गॉड, आपने किसी कस्टमर को क्या दिया था, कैश डिस्काउंट दिया था और आपने उधार पे सामान दिया था, तो उस कस्टमर ने आपको अब क्या दे दिया बदले में, पेमेंट दे दी है। उसने आपको बदले में क्या दे दिया है, पेमेंट दे दी है, लेकिन पेमेंट जब उसने दी तो पूरी नहीं दी, उसने आपको आपने उसको क्या दे दिया है, कैश डिस्काउंट। तो आपने उसको कैश डिस्काउंट अलाउ कर दिया है। तो अब आप मुझे बताओ, तो सबसे पहले उस इंसान को आपने क्या दिया था, सामान, तो इसीलिए उसने आपके पैसे वापस कर दिए। तो जब आपने सामान उधार पे दिया होगा तो आपने डेटर बढ़ाया होगा, अपना क्या दिखाया होगा कि डेटर है मेरा 5,000 का, सपोज 5,000 का सामान आपने दिया है, अब उसने आपको 5,000 रुपए दे दिए हैं, तो मैं बोल दूं 5,000 से आपका कैश बढ़ गया लेकिन 5,000 का आपका डेटर खत्म हो गया, अब डेटर नहीं रह गया ना वो आपका। तो सबसे पहले तो अब डेटर और कैश दोनों हमारे क्या है, असेट, तो हमारा क्या डिक्रीज हो गया होगा, डेटर डिक्रीज हो गया होगा, और हमारा क्या बढ़ गया होगा, हमारा कैश बढ़ गया होगा। तो हमारा क्या डिक्रीज हुआ है, डेटर डिक्रीज हो गया होगा और कैश हमारा क्या हो गया होगा, इंक्रीज हो गया होगा, ठीक है। तो डिक्रीज इन डेटर्स एंड इंक्रीज इन कैश। अब साथ ही साथ क्या हुआ होगा, अब आपने क्या दिया है उसको, कैश डिस्काउंट अलाउ किया है। तो बिजनेस जब डिस्काउंट अलाउ करता है, बिजनेस क्या जब डिस्काउंट अलाउ करता है, ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है या इनकम, पहले मुझे इतना बताओ। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने अगर मैं बिजनेस हूँ, मैंने किसी को कैश डिस्काउंट या कैसा भी डिस्काउंट दिया है, तो मेरे लिए क्या है, खर्चा है, मेरे लिए क्या है, खर्चा है। और मुझे बताओ खर्चे की वजह से क्या आपकी कैपिटल कम होती है, ऑब्वियसली होती है। लॉस, एक्सपेंस और ड्राइंग्स की वजह से हमारी कैपिटल क्या होती है, कम। मैंने कहा कैश डिस्काउंट दिया है हमने कस्टमर को, इसका मतलब मेरी क्या कम हो गई होगी, कैपिटल, क्योंकि क्या मेरे लिए एक्सपेंस है, ठीक है। तो इसीलिए हम वो इंपॉर्टेंट नोट पहले ही पढ़ लेते हैं। अब पेमेंट मेड टू अ सप्लायर हु अलाउड कैश डिस्काउंट,
आपने एक सप्लायर को पेमेंट कर दी, तो अभी तक पेमेंट नहीं करी थी, मतलब आपने उधार में खरीदा था, और उधार में खरीदा था मतलब वो सप्लायर आपके लिए क्या था, क्रेडिटर था। क्या था वो सप्लायर आपके लिए, क्रेडिटर। अब आपने उसको पेमेंट कर दिया, तो मैं बोल दूं आपका क्रेडिटर क्या हो गया है, कम हो गया है, तो आपकी लायबिलिटी देनदारी क्या हो गई है, कम हो गई है, तो हमारा क्रेडिटर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया है। ठीक है, क्रेडिटर डिक्रीज हो गया, और साथ ही साथ क्या डिक्रीज हुआ, आपने पेमेंट करी है, तो कैश बिजनेस से गया है, बिजनेस से कैश बाहर गया है, तो मतलब बिजनेस में कैश भी क्या हो गया, कम हो गया, और कैश क्या है, असेट, इसीलिए असेट के नीचे लिख रही हूँ डिक्रीज इन कैश। ठीक है, और उसने आपको कैश डिस्काउंट दिया, इस बार उसने आपको कैश डिस्काउंट दिया, तो बताओ डिस्काउंट मिल रहा है आपको, तो बिजनेस को अगर डिस्काउंट मिला है तो ये बिजनेस के लिए फायदा है या फिर नुकसान है, बता दो, ये बिजनेस के लिए फायदा है या फिर नुकसान है। तो ऑब्वियस सी बात है ये फायदा है, तो मैं बोल दूं ये फायदा है, यानी कि ये इनकम है, और इनकम की वजह से हमेशा क्या बढ़ती है, आपकी कैपिटल। तो जितने का आपको डिस्काउंट मिला है उतने से आपकी क्या बढ़ जाएगी, कैपिटल। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस लाइक सैलरी। तो आपने अपने खर्चों की पेमेंट की, जैसे कि सैलरी। अगर आपने अपने खर्चों की पेमेंट की है तो सबसे पहले तो एक खर्चे हैं, तो क्या कम हो जाएगी आपकी कैपिटल, और साथ ही साथ क्या कम हो गया आपकी, तो आपने पेमेंट करी है, मतलब आपका क्या कम हो गया होगा, कैश कम हो गया होगा, है ना, क्या कम हो गया होगा, कैश कम हो गया होगा, तो आपका डिक्रीज इन कैश आ जाएगा और डिक्रीज इन कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, ड्यू टू एक्सपेंसेस। तो आई होप ये 11 ट्रांजेक्शंस आपको क्लियर होंगी। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस लाइक सैलरी। आई थिंक ये रिपीट हो गया है, हाँ, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस लाइक सैलरी, ये हो गया है हमारा रिपीट। ठीक है, तो इस पे हम लिख लेते हैं एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड, इसको लिख लो आप लोग, एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड, एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड। तो एक्सपेंस ड्यू हो गया, मतलब आप खर्चा कर चुके हो, एक्सपेंस ड्यू हो गया। तो जिसने बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ लिया है, अक्रूवल और कैश बेसिस, उसे तो समझ आ गया होगा। जिसने अक्रूवल और कैश बेसिस नहीं पढ़ा, प्लीज जाकर पढ़ लो, क्योंकि मैंने बोला आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी जिसने पढ़ लिया वो तो अब मेरे साथ करेंगे। तो एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, तो एक्सपेंसेस ड्यू मतलब आपने खर्चा कर दिया है लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं किया, तो आपने क्या कर दिया, खर्चा कर दिया। तो मुझे बताओ, अगर आपने खर्चा कर लिया है तो आपकी क्या बढ़ गई होगी, लायबिलिटी बढ़ गई होगी, देनदारी बढ़ गई होगी। ठीक है, तो जिससे भी आपने सर्विसेज या फिर गुड्स लिए होंगे तभी तो खर्चा हुआ होगा आपका। तो मैं बोल दूं आपका इंक्रीज हो गया होगा, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स। आपका क्या हो गया होगा, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स हो गया होगा, क्योंकि आपका एक्सपेंस ड्यू हो गया, तो आपकी लायबिलिटी क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। ठीक है, और क्योंकि ये क्या है, एक्सपेंस है, ये क्या है, एक्सपेंस। और हम अकाउंटिंग कैसे करते हैं, मुझे बताओ, हम अकाउंटिंग कैसे करते हैं, अक्रूवल बेसिस से। मैंने क्या बोला था आपको कि लॉ ने, एक्ट ने स्पेसिफिकली बोला था कि हर एक कंपनी कौन से बेसिस अकाउंटिंग करेंगी, अक्रूवल बेसिस से। तो अक्रूवल बेसिस के अकॉर्डिंग मुझे बताओ, ये खर्चा मैंने पेमेंट अभी करी तो नहीं है, पर खर्चा क्या हो चुका है, ड्यू हो चुका है, खर्चा क्या हो चुका है, ड्यू। तो मैंने आपको बोलता है ना, जब खर्चा इनकर हो जाता है, आप एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देते हो रिकॉर्ड, तो मेरा खर्चा क्योंकि क्या हो चुका है, इनकर हो चुका है, तो मैं एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर दूंगी। तो मैं बोल दूं मेरी कैपिटल क्या हो गई होगी, डिक्रीज। क्यों हो गई है, अभी तो आपने पेमेंट ही नहीं की मैम, तो क्या हो गया, तो मैंने कैश से थोड़ी ना कम किया, कैश डिक्रीज किया, मैंने पेमेंट नहीं की तो नहीं, मैंने बस अक्रूवल कंसेप्ट की वजह से कैपिटल को डिक्रीज किया है। क्यों, क्योंकि एक्सपेंस अब मैं रिकॉर्ड कर सकती हूँ, क्योंकि मैं एक्सपेंस इनकर कर चुकी हूँ। तो एक्सपेंस इनकर हो गया, रिकॉर्ड कर लो, इनकम अक्रू हो गई, रिकॉर्ड कर लो। ठीक है, तो इनकम अक्रू हो जाती तो मैं कैपिटल बढ़ा देती, यहाँ पे एक्सपेंस इनकर हुआ इसीलिए कैपिटल कम कर दिया है। प्लीज ये चैप्टर नहीं आने वाला, अगर आपको अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग नहीं आता है तो जाकर के अक्रूवल और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग प्लीज देख लो। ठीक है, अब चलते हैं रिसीट ऑफ एन इनकम पे। अब आपको इनकम रिसीव हुई है, क्या हुई, आपको इनकम रिसीव हुई है, तो बताओ अगर आपको इनकम मिली है तो आपका क्या बढ़ गया होगा, कैश। इनकम मिली है मतलब पैसे मिले हैं, और कैश क्या है, असेट, लायबिलिटी, कैपिटल में से असेट है, तो आपका इंक्रीज इन कैश लिख लो। और आपको इनकम रिसीव हुई है तो इसके साथ साथ क्या इंक्रीज हुआ होगा आपका, तो इनकम से क्या इंक्रीज होती है, आपकी कैपिटल इंक्रीज हो जाती है आपकी इनकम की वजह से। तो आई होप अब आपको ये ट्रांजैक्शंस इजी जा रही होंगी। ठीक है, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इनकम क्या हो चुकी है आपकी, ड्यू हो चुकी है बट रिसीव नहीं हुई है। अगेन अक्रूवल बेसिस का आ गया कंसेप्ट। ठीक है, तो इनकम ड्यू है बट रिसीव नहीं हुई है, तो इनकम ड्यू है मतलब आप अर्न कर चुके हो, आप मेहनत कर चुके हो, तो या तो आप गुड्स दे चुके होंगे या सर्विसेज दे चुके होंगे। ठीक है, बस आपको क्या रिसीव नहीं हुआ, आप मेहनत कर चुके हो, अपने बदले का काम आप कर चुके हो, तो आपको रिसीव नहीं हुआ, तो कैश तो नहीं बढ़ने वाला, रिसीव नहीं हुआ। पर मैं बोलती हूँ क्योंकि आपकी इनकम है और हम अक्रूवल बेसिस से हम अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, इंक्रीज क्या कर लेंगे, अपनी क्या इंक्रीज कर देंगे, कैपिटल को इंक्रीज कर देंगे। तो हम क्या इंक्रीज कर देंगे, अपनी कैपिटल, क्योंकि इनकम क्या हो चुकी है हमारी,
क्या हो चुकी है, हमारी इनकम हमें मिल चुकी है, ठीक है। तो हम क्या इंक्रीज कर लेंगे, अपनी कैपिटल को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। और इंक्रीज, और हमारी क्या इंक्रीज हो गई होगी, तो मुझे बताओ, क्या आप अक्रूड इनकम के नाम से, अपना एसेट भी इंक्रीज करोगे, तो आपका एसेट भी बढ़ जाएगा, किस नाम से, इंक्रीज इन अक्रूड इनकम। तो जो इनकम आप अक्रू कर चुके हो, कमा चुके हो, पर आपको मिली नहीं है, उस इनकम को हम क्या बुलाते हैं, अक्रूड इनकम बुलाते हैं, और अपनी किताबों में किस नाम से दिखाते हैं, अक्रूड इनकम। और मैंने कहा था अक्रूड इनकम हमारे लिए क्या होता है, असेट होता है, इसीलिए वो चैप्टर इंपॉर्टेंट था, ठीक है। जिसने वो चैप्टर पढ़ा है आ गया, जिसने नहीं पढ़ा है प्लीज आपको ट्रांजेक्शन नहीं आने वाली समझ में, पढ़ लो, ठीक है। तो इंक्रीज इन अक्रूड इनकम, तो हमारी अक्रूड इनकम भी बढ़ गई, तो हमारा असेट भी बढ़ गया और हमारे कैपिटल भी बढ़ गई, क्योंकि इनकम बढ़ गई हमारी। अब इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आपको एडवांस में इनकम मिल चुकी है, तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस उस दिन में पढ़ाई थी आपको, बैलेंस शीट में इसको किसकी तरह दिखाते हैं, लायबिलिटी की तरह दिखाते हैं। तो अगर आपको एडवांस में आपको क्या मिल चुकी है, इनकम मिल चुकी है, तो आपकी क्या इंक्रीज हो जाएगी, लायबिलिटी। तो इंक्रीज इन लायबिलिटी हो जाएगी आपकी क्या बढ़ जाएगी, लायबिलिटी बढ़ जाएगी। अब आपको इनकम रिसीव हो चुकी है, तो कैश भी बढ़ गया, और कैश आपका क्या है, असेट। तो मैं लिख दूं इंक्रीज इन कैश, ठीक है। और आपको इनकम क्या हुई है, एडवांस में रिसीव है, तो आपका कैश भी बढ़ गया और आपकी क्या बढ़ गई है, लायबिलिटी भी बढ़ गई है, ठीक है। क्योंकि ये इनकम है आपकी, इनकम नहीं है। मैम कैपिटल नहीं बढ़ाएंगे क्या, इनकम है ही नहीं, वो आपकी क्या है, लायबिलिटी है, क्या आपकी लायबिलिटी, ठीक है। जब आप काम कर लोगे तब आप कैपिटल में रिकॉर्ड कर सकते हो, अभी नहीं, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। नेक्स्ट क्या आपका, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड असेट। आपके फिक्स्ड एसेट पे क्या लग गया है, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में पढ़ चुके हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या था, लॉस इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। जब आपके फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में रिडक्शन हो जाता है, फॉल हो जाता है, कम हो जाती है आपके फिक्स्ड एसेट की वैल्यू, किस वजह से, नॉर्मल वियर एंड टियर की वजह से, या फिर क्या, ऑब्सोलिसेंस की वजह से, ठीक है। तो ऑब्सोलिसेंस की वजह से या फिर नॉर्मल वियर एंड टियर की वजह से आपके फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, उसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो अब आपने मुझे ये बताना है, डेप्रिसिएशन की वजह से हमारे असेट पे क्या कोई असर पड़ेगा। तो ऑब्वियसली बात है, हमारे फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो मेरा असेट कम हो रहा है, तो डिक्रीज इन फिक्स्ड एसेट की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। और क्या होगा इसकी वजह से, डेप्रिसिएशन। तो आप मुझे बताओ बिजनेस के लिए डेप्रिसिएशन क्या है, तो मैं बोल लूं क्या, बिजनेस के लिए डेप्रिसिएशन एक खर्चा है। आपने जो फिक्स्ड एसेट खरीदा था उसकी वैल्यू कम हो गई, तो ये खर्चा ही तो हुआ, और खर्चा है तो खर्चे की वजह से क्या रिड्यूस हो जाएगी आपकी, क्या डिक्रीज हो जाएगी आपकी, कैपिटल, ठीक है। लायबिलिटी पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे, जो कि है कैश ऑब्लिक गुड्स विड्रॉन। तो ओनर ने बिजनेस से कैश या फिर गुड्स को विड्रॉ कर लिया, तो चाहे कैश विड्रॉ किया हो या फिर गुड्स को विड्रॉ किया हो, मैं बोलती हूँ दोनों का मतलब ये है कि ओनर ने बिजनेस से क्या कर ली है, ड्रॉइंग्स कर ली है। तो ड्रॉइंग्स की वजह से सबसे पहले क्या डिक्रीज हो जाएगी आपकी, बताओ मुझे क्या हो जाएगी ड्रॉइंग्स की वजह से सबसे पहले डिक्रीज आपकी, तो डिक्रीज हो जाएगी आपकी कैपिटल। ड्रॉइंग्स की वजह से क्या डिक्रीज हो जाएगी, कैपिटल। अब अगर ओनर ने कैश विड्रॉ किया है, क्या ओनर ने अगर कैश विड्रॉ किया है, तो अगर ओनर कैश विड्रॉ करेगा तो असेट, कैश क्या आपका असेट, तो असेट में से हम क्या कर देंगे, डिक्रीज इन कैश। और मैं लिख रही हूँ, और अगर ओनर ने कैश विड्रॉ नहीं किया, क्या विड्रॉ किया, गुड्स विड्रॉ किया, तो मैं लिख दूंगी डिक्रीज इन गुड्स। तो अब मेरे क्या हो गए, कम, गुड्स कम हो गए। अब गुड्स कम हुए या कैश कम हुआ है, दोनों के दोनों है तो क्या असेट है, ठीक है। अब चलते हैं 18th पे, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। आग लगने की वजह से आपके गुड्स क्या हो गए हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, डिस्ट्रॉय। तो थोड़ा सोचो आप लोग क्या होना चाहिए इसका। तो अगर गुड्स फायर की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, तो बोलो मेरे गुड्स कम हो गए होंगे बिजनेस से, मेरे गुड्स क्या हो गए होंगे, कम हो चुके होंगे, तो डिक्रीज इन गुड्स। ये क्लियर है, डिक्रीज इन गुड्स। अब गुड्स तो डिक्रीज हुए, मुझे बताओ क्या आपके गुड्स पे आग लग गई, आपने वो गुड्स पैसों में खरीदे थे, उन पे आग लग गई, अब आप उनको बेच नहीं सकते, तो मैं बोलता हूँ आपको नुकसान हो चुका है। और नुकसान को हम क्या बोलते हैं, आपको क्या हो चुका है, लॉस हो चुका है। तो लॉस की वजह से आपकी क्या डिक्रीज हो जाती है, कैपिटल। लॉस की वजह से क्या डिक्रीज हो जाती है आपकी, कैपिटल। तो आई होप आपको समझ आया होगा गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर का। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रीटमेंट करते हैं, हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, बैड डेट्स ऑन इंसॉल्वेंसी ऑफ अ डेटर। आपका कोई डेटर था जो क्या हो गया, कंगाल हो चुका है, अब वो पैसे नहीं दे सकता, वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, और उसकी वजह से क्या हो गया आपका, बैड डेट्स हो गया। तो बैड डेट्स बिजनेस के लिए क्या है, सबसे पहले मुझे बताओ। तो सबसे पहले बताओ बैड डेट्स हो गया मतलब पहले वो क्या था होगा, मेरे लिए डेटर था होगा, मेरा क्या था होगा, डेटर। अब बैड डेट हो चुका है तो मैं बोलती हूँ मेरा डेटर कम हो गया होगा, और डेटर मेरा था असेट, इसीलिए असेट के नीचे लिख रही हूँ डिक्रीज इन डेटर। मेरा क्या कम हो चुका है, डेटर कम हो चुका है। अब क्योंकि मेरा डेटर कम हो चुका है तो इसकी वजह से मुझे क्या हुआ होगा, सोच के बताओ,
मुझे क्या हो गया, अब मैंने किसी को उधार पे सामान तो दे दिया, मैंने मेहनत तो कर दी या सर्विस दे दी मैंने, अब मुझे क्या हो गया, नुकसान हो गया मुझे, ऑब्वियस सी बात है नुकसान हो गया, और नुकसान हो गया तो लॉस की वजह से क्या डिक्रीज हो जाएगी, मेरी कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं हम लास्ट ट्रांजेक्शन पे, जो कि है रीपेमेंट ऑफ लोन। आपने लोन वापस कर दिया, तो आपको याद है स्टार्टिंग की ट्रांजेक्शन में हमने लोन लिया था, तो जब लोन लिया था मैंने क्या बढ़ाया था, लाइबिलिटी बढ़ाई थी, और उसमें लिखा था इंक्रीज इन लेंडर। अब मैंने लोन वापस कर दिया, तो सबसे पहले तो अपने लेंडर को डिक्रीज कर दूंगी, तो डिक्रीज इन लेंडर्स, तो सबसे पहले किसको डिक्रीज कर दूंगी, मैं अपने लेंडर्स को डिक्रीज कर दूंगी लाइबिलिटी में से। ठीक है, अब मैंने लोन रीपे किया है, तो उस समय मैंने कैश बढ़ाया था, जब लोन लिया था तो कैश बढ़ाया था, अब मैंने लोन वापस कर दिया तो मेरा कैश क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा मेरा कैश। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी 20 मेन जो ट्रांजेक्शन थी वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर ये 20 ट्रांजेक्शन आपको कंप्लीटली अंडरस्टूड है, आपको आ चुकी है, तो अगर आप एग्जाम से पहले रिवाइज करना चाहते हो पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर, पूरा चैप्टर रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, 20 ट्रांजेक्शन रिवाइज कर लो। ठीक है, अब हम चलते हैं जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ये चैप्टर को, तो अब हम कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की क्वेश्चन। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया कि असेट पे किस ट्रांजेक्शन का असेट पे, लाइबिलिटी या कैपिटल पे क्या असर पड़ रहा है। अब हम करते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये है आपका एग्जाम्पल, इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट और उसके बाद हम ये सॉल्व करने वाले हैं। तो आपके एग्जाम्पल में क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन आपके पास कि आपको प्रूव करना है दैट अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इन ऑल द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ अर्थ। तो अर्थ नाम से कोई बिजनेस है, क्या है, अर्थ नाम से कोई बिजनेस है। ठीक है, और उसकी सारी की सारी ये क्या दी हुई है, हमको ट्रांजेक्शन दी हुई है, और हमको प्रूफ करना है कि अकाउंटिंग इक्वेशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। क्या कर रही है, अकाउंटिंग इक्वेशन को सेटिस्फाई। तो सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं हम अकाउंटिंग इक्वेशन का। ठीक है, तो फॉर्मेट बना लेते हैं। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा सीरियल नंबर, क्या आ जाएगा आपका, सीरियल नंबर। तो सबसे पहले तो आ जाएगा आपका सीरियल नंबर। उसके बाद आपका बनेगा कॉलम ट्रांजैक्शंस का, किसका कॉलम बन जाएगा आपका, ट्रांजैक्शंस का। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ट्रांजैक्शंस, तो इसमें हम लिखने वाले हैं ट्रांजैक्शंस। और अब हम क्या लिखने वाले हैं, तो इसमें हम लिखने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, असेट्स। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है हमारी, असेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, यही है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। तो असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। मैम असेट्स के नीचे आपने इतनी जगह छोड़ी है, बट लाइबिलिटी और कैपिटल के नीचे नहीं छोड़ी है। आपको भी ऐसे ही करना है, असेट्स के नीचे ज्यादा जगह छोड़ोगे और लाइबिलिटी और कैपिटल के नीचे कम ही जगह छोड़नी है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपनी पहली ट्रांजेक्शन पे। तो आई होप फॉर्मेट समझ आ गया होगा। तो फॉर्मेट कैसे बनेगा, सीरियल नंबर 1 2 3 4 या ABCD जो भी आपको दिया हो ट्रांजेक्शन में। ठीक है, फिर आ जाएगी आपकी ट्रांजेक्शन और फिर आ जाएगा आपका अकाउंटिंग इक्वेशन। तो ये फॉर्मेट होगा आपके अकाउंटिंग इक्वेशन का। ठीक है, अब हम चलते हैं किस पे, अपने क्वेश्चन पे। तो हमारे क्वेश्चन में पहली लाइन क्या है, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 60,000। तो 60,000 कैश के साथ आपने बिजनेस कमेंस किया का क्या मतलब है, तो कमेंस का मतलब होता है स्टार्टेड। कमेंस का मतलब क्या होता है, स्टार्टेड। तो आपने बिजनेस स्टार्ट किया 60,000 कैश के साथ। मैं बोल दूं इसका मतलब ये सेम है, कैपिटल बॉट इन, कैश के साथ आपने बिजनेस स्टार्ट किया, मतलब ये आपकी क्या है, कैपिटल है। तो अगर आप 60,000 कैपिटल ला रहे हो बिजनेस में, आप बिजनेस में क्या ला रहे हो, 60,000 कैपिटल, तो इसकी वजह से क्या क्या इंक्रीज होगी। तो सबसे पहले हम सीरियल नंबर लिख देते हैं और ट्रांजेक्शन लिख देते हैं। तो कमेंस्ड बिजनेस, तो शॉर्ट में लिखना है ट्रांजेक्शन हमको। ठीक है, जितना शॉर्ट कर सको आप उतने शॉर्ट में लिख लेना। तो कमेंस्ड बिजनेस, अब बिजनेस तो हमने कमेंस किया, तो उसके लिए मुझे बताओ, अब जब बिजनेस आपने 60,000 रुपीज के साथ स्टार्ट किया है, क्या 60,000 रुपीज के साथ जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो मुझे एक बात बताओ ना आप लोग, आपकी क्या बड़ी होगी, असेट बड़ा है, कैपिटल बड़ी है या लाइबिलिटी, ये बता दो आप लोग मुझे। तो मैं बोल दूं अगर 60,000 कैश के साथ आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो सबसे पहले तो 60,000 रुपए से आपकी क्या बढ़ चुकी है, कैपिटल बढ़ चुकी है। 60,000 रुपए से क्या बढ़ चुकी है आपकी कैपिटल। और मुझे बताओ आपके कैश भी बढ़ चुका होगा, बिजनेस में क्या बढ़ चुका होगा, कैश। कैश क्या होता है, असेट, लाइबिलिटी और कैपिटल में से तो कैश होता है हमारा असेट। तो मैं बोल दूं आपका असेट भी इंक्रीज हो गया होगा। तो आप इंक्रीज का साइन बनाने की जगह हम प्लस लिख लेंगे, इंक्रीज का साइन बनाने की जगह क्या लिख देंगे, प्लस, और जो डिक्रीज होगा हम माइनस लिख देंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में। ठीक है, तो अब हमारा क्या बढ़ चुका है, कैश बढ़ चुका है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं कैश, असेट्स के नीचे क्या लिख देती हूँ, कैश, और मैं प्लस करके कितना लिख देती हूँ, कितने बढ़ी है मेरे कैश, 60,000 से मेरा क्या बढ़ चुका है, कैश बढ़ चुका है। तो आई होप पहली ट्रांजेक्शन आपको समझ आई होगी। लाइबिलिटी कुछ भी नहीं है, लाइबिलिटी हमारी कुछ भी नहीं बढ़ी है इसकी वजह से। ठीक है, तो अब पहली ट्रांजेक्शन हो गई है क्लियर। तो चलते हैं दूसरी ट्रांजेक्शन पे। तो दूसरी ट्रांजेक्शन क्या बोल रहे हैं हमें, पेड रेंट इन एडवांस 500। आपने एडवांस में 500 रुपीज का रेंट भरा है। आपने एडवांस में क्या 500 रुपीज का क्या भरा है, रेंट। तो मैं लिख देती हूँ पेड एडवांस रेंट।
पेड एडवांस्ड रेंट। एडवांस में हमने क्या पे कर दिया है, रेंट पे कर दिया है। अब अगर एडवांस रेंट हमने पे किया है, हमने क्या किया है, रेंट एडवांस में पे किया, तो सबसे पहले क्या कम हुआ होगा, तो मैं बोल दूं मेरा कैश कम हो चुका होगा क्योंकि मैंने एडवांस में रेंट पे किया है। तो 500 से मेरा क्या कम हो चुका होगा, कैश मैंने पे किया है। अब एडवांस रेंट जब हम पे करते हैं तो हमारे लिए ये क्या असेट होता है, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस को हम क्या बोलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस। और प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए क्या होता है, असेट होता है। तो असेट के नीचे ही मैं बोल दो प्रीपेड एक्सपेंस बढ़ गया होगा हमारा। तो प्रीपेड एक्सपेंस मतलब असेट बढ़ गया हमारा। तो असेट किस नाम से बढ़ा है हमारा, प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से। मैं एक्सपेंस पूरा नहीं लिख रही हूँ, प्रीपेड एक्सपेंस, और प्रीपेड एक्सपेंस के नीचे लिख देते हैं प्लस 500। आई होप इतना क्लियर होगा आपको, ठीक है, इतना क्लियर है आपको। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। अब मुझे बताओ लायबिलिटी या कैपिटल पे इससे कोई भी असर पड़ा है, तो लायबिलिटी और कैपिटल पे इससे कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा आपको। अब हम चलते हैं किस पे, तो हम लोग चलते हैं, अब आपको यहाँ पे करनी है एक लाइन ड्रॉ। 2 ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो गई हमारी, तो आप क्या ड्रॉ कर दोगे, एक लाइन। अब लाइन क्यों ड्रॉ की, अब हम यहाँ पे करते हैं टोटल। तो हमारी 2 ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं, तो जब हमारी 2 लाइन कंप्लीट हो जाती है हमें बनानी पड़ती है न्यू इक्वेशन। तो आप यहाँ पे लिख लो न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। तो न्यू इक्वेशन लिख लो। अब न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगी, अब हमें करना होता है टोटल। क्या करना होता है, टोटल। अब मैम टोटल कैसे करना है, तो जो असेट्स है ना, असेट्स, तो पहले असेट्स का टोटल करो। क्या करो, असेट्स का टोटल। तो असेट्स का टोटल करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, 60,000। क्या है हमारे पास, 60,000। 60,000 में से फिर माइनस करो पहले 500 और फिर प्लस करो 500। तो बोल दो 500 माइनस है और 500 प्लस है, तो दोनों प्लस माइनस से कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे और हमारे असेट्स बचे कितने, 60,000। हमारे असेट्स कितने बचे, 60,000, ठीक है। असेट्स कितने बचे हमारे, 60,000। अब बताओ लायबिलिटी का टोटल कितना हमारा, 0। लायबिलिटी का टोटल कितना हमारा, 0 है। और मुझे बताओ कैपिटल का टोटल कितना हमारा, तो कैपिटल का टोटल हमारा 60,000। तो हमारी न्यू इक्वेशन क्या बन चुकी है, 60,000 इक्वल्स टू 60,000। क्या बन चुकी है हमारी न्यू इक्वेशन, 60,000 इक्वल्स टू 60,000। तो अब अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने आपको क्या बोलता, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप चेक करो, आपके जो टोटल एसेट्स हैं वो हमेशा आपके टोटल क्या लायबिलिटीज के बराबर होने चाहिए। अगर आपकी इक्वेशन ऐसे में मैच नहीं करी है, इसका मतलब आपने गलत किया है, इसका मतलब आपने गलत किया है, ठीक है, आपने मिस्टेक किया है, तो आप चेक कर सकते हो। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में बहुत अच्छी बात है कि जब आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करते करते आपको पता चल जाएगा आपने सही किया है या गलत। अब चलते हैं सी नंबर की ट्रांजैक्शन पे। तो सी क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000 एंड क्रेडिट 20,000। आपने गुड्स तो कितने के खरीदे हैं, टोटल में बोल दो, कैश में 30,000 के खरीदे और क्रेडिट में 20,000 के खरीदे। तो गुड्स टोटल कितने खरीद लिया आपने, तो आपने टोटल गुड्स कितने खरीद लिए होंगे, तो गुड्स खरीद लिए होंगे आपने टोटल कितने, तो सी लिख देते हैं। क्या क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश एंड फॉर, तो गुड्स परचेज्ड कैश एंड क्रेडिट। तो आपने कैश में भी खरीदे हैं और क्रेडिट में भी खरीदे हैं, तो कैश एंड क्रेडिट दोनों में खरीदे आपने, ठीक है। तो कैश और क्रेडिट में क्या किया आपने, गुड्स परचेज किया है। अब गुड्स परचेज तो कर दिए हैं हमने, ठीक है, तो हमने गुड्स परचेज किया है। तो अब मुझे बताओ अगर आपने गुड्स परचेज किए हैं, क्या किए हैं, गुड्स परचेज, तो आपके पास क्या बढ़ गया होगा, सबसे पहले गुड्स आ गए होंगे आपके पास। क्या आ गए होंगे, गुड्स। अब गुड्स आ गए हैं मतलब मैं बोल दूं 50,000 का मेरा असेट बढ़ चुका होगा और असेट में भी क्या बढ़ा होगा, मेरा गुड्स बढ़ चुके होंगे। तो असेट में मैं लिख देती हूँ ऊपर गुड्स और गुड्स के नीचे लिख देती हूँ 50,000। तो मेरे गुड्स कितने से बढ़ गए हैं, 50,000 से मेरे क्या बढ़ चुके हैं, गुड्स बढ़ चुके हैं, ठीक है, इतना क्लियर है। अब 50,000 से मेरे गुड्स क्या हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं। तो साथ ही साथ मुझे बोलो मैंने क्या पेमेंट करी है, बिल्कुल करी है, लेकिन कितने की पेमेंट किया मैंने, 30,000। पेमेंट सिर्फ कितने की देख लेते हैं हम ट्रांजैक्शन में। तो देखो परचेज गुड्स फॉर कैश में सिर्फ कितने खरीदा है मैंने, 30,000। तो मैं बोलती हूँ 30,000 मेरा कैश भी कम होगा, तो कैश के नीचे से मैं क्या कर लूंगी, गुड्स तो बढ़ गए हैं मेरे, और कैश के नीचे से मैं क्या कर लूंगी, माइनस कर लूंगी कितना, 30,000। क्या माइनस कर लूंगी मैं, कैश के नीचे से 30,000 को माइनस कर लूंगी, ठीक है। अब मैंने क्योंकि 30,000 को माइनस कर लिया है, क्या कर लिया मैंने, 30,000 को माइनस कर लिया है। अब मुझे बताओ 20,000 तो अभी भी बचे हैं, तो 20,000 आपने क्या उधार पे लिया है। अगर मैंने 20,000 उधार पे लिए हैं तो मुझे बता दो इससे क्या हो जाएगा, तो उधार पे अगर आपने सामान खरीदा है तो इससे आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी और लायबिलिटी में भी क्या बढ़ जाएंगे आपके क्रेडिटर, क्या बढ़ जाएंगे आपके क्रेडिटर, कितने से बढ़ जाएंगे, 20,000। तो मैं क्रेडिटर प्लस 20,000 लिख देती हूँ। अब इस बार कैपिटल पे कोई असर नहीं पड़ा इसका, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है, आपको क्लियर हो चुका होगा यार ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चले। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे जाने से पहले क्या, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे जाने से पहले क्या होता है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चलने से पहले हम क्या करेंगे,
फिर से हमें क्या करनी पड़ती है, टोटल कर देनी पड़ती है। तो देखो टोटल कब कब करना है मैम, टोटल कब कब करना है, तो टोटल कब कब करना है आपको, तब तब टोटल करना है आपको जब जब क्या आपकी 2 लाइन कंप्लीट हो गई। स्टार्टिंग में 2 लाइन कम कंप्लीट हुई, एक ट्रांजैक्शन और दूसरी ट्रांजैक्शन के बाद, बट इस टाइम पे एक ही एडिशनल ट्रांजैक्शन लिखने से हमारी 2 लाइन कंप्लीट हो गई, क्योंकि एक लाइन हमारी क्या थी, न्यू इक्वेशन की, और एक थी हमारी एडिशनल वाली इक्वेशन जो हमने ट्रांजैक्शन करी, ठीक है। तो अब इसके बाद न्यू इक्वेशन बन जाएगी हमारी, तो न्यू इक्वेशन कितनी बन जाएगी हमारी, तो अब हमारी न्यू इक्वेशन बन चुकी है, कितनी बन चुकी है हमारी न्यू इक्वेशन, तो न्यू इक्वेशन कितनी बन चुकी है हमारी, बन चुकी है हमारी 60,000। तो पहले असेट्स का टोटल करो, तो असेट्स के अंदर जितनी भी चीजें इन सबको क्या कर दो आपस में प्लस, तो 60,000 में प्लस किया आपने -30,000 और फिर प्लस किया आपने 50,000। तो असेट साइड का टोटल बताओ आप लोग मुझे, असेट साइड का टोटल कितना हो रहा है आपका, असेट साइड का टोटल, तो मैं बोल दूं आपका असेट साइड का टोटल आ रहा है कितना, 80,000, कितना आ रहा है आपका 80,000, और असेट साइड का टोटल अगर 80,000 है। अब मुझे बताओ कैपिटल साइड का ये लाइबिलिटी साइड का टोटल कितना है, तो 20,000 प्लस 0 तो 20,000 प्लस 60,000 मतलब 80,000। तो लाइबिलिटी साइड का टोटल भी कितना है, 80,000, मतलब हमारी इक्वेशन फिर अभी भी क्या करी है, मैच, इसका मतलब हमने बिल्कुल क्या किया, ट्रांजेक्शन सही करी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे, तो अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, ई वाली ट्रांजेक्शन, पेड सैलरी 500 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग 100। तो 500 तो आपने क्या कर दिया, सैलरी पे कर दिया, तो पेड एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो पेड सैलरी और आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो पेड सैलरी पे कितनी की आपने 500, तो अगर आपने सैलरी पे की है तो आपका क्या कम होगा, कैश कम होगा, तो कैश के नीचे मैं लिख देती हूँ -500, 500 तो क्या कर दिया मैंने, माइनस कर दिया, ठीक है। तो -500 क्योंकि मैंने क्या कर लिया, सैलरी पे कर दिया है, ठीक है। अब क्या हुआ, 100 रुपीज की मेरी अभी भी क्या है, आउटस्टैंडिंग है, तो मेरी सैलरी, मेरी लाइबिलिटी 100 रुपीज की अभी भी क्या है, आउटस्टैंडिंग है। तो क्रेडिटर के नीचे तो नहीं लिखूंगी, बस लाइबिलिटी के नीचे लिख देती हूँ मैं, कितने की है, 100 रुपीज मैंने अभी भी पे नहीं किया, तो लाइबिलिटी के नीचे मैं लिख देती हूँ 100 रुपीज, ठीक है। लाइबिलिटी के नीचे कितने लिख देती हूँ, 100 रुपीज, और ये मेरा क्या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ये क्या मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ये मेरा, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिख दिया और उसके नीचे लिख दिया ₹100 प्लस में, ठीक है। अब क्या हो गया, तो आपने 500 की क्या हो गई आपकी, आपने सैलरी पे कर दी और 100 रुपीज अभी भी क्या है, आउटस्टैंडिंग है आपका, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाली इक्वेशन भी समझ आई होगी, ठीक है, ये वाली इक्वेशन भी समझ आई आपको। अब देखो 500 रुपीज आपके क्या है, आपने कैश में से माइनस किया, और 100 रुपीज आपने किस में ऐड कर दिए, आपकी लाइबिलिटी में। अब मुझे बताओ 500 रुपीज जो आपने माइनस किए हैं ना, क्या 500 रुपीज जो आपने माइनस किए, ये आपकी क्या है, आपके लिए खर्चा है, 500 रुपीज खर्चा, तो खर्चे की वजह से क्या कम हुआ होगा, आपकी कैपिटल, खर्चे की वजह से आपकी क्या कम हुई होगी, कैपिटल। तो कैपिटल कितने से कम हुई होगी, 500 से। और मुझे एक बात बताओ, 500 से तो कैपिटल कम हुई होगी, जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है मतलब ये एक्सपेंस आपको कर देना चाहिए था पर आपने किया नहीं, है ना। तो मतलब एम्प्लॉय ने काम कर लिया होगा बट आपने सैलरी नहीं दी, आपको सैलरी दे देनी थी पर आपने दी नहीं। तो मैं बोल दूं ये एक्सपेंस कैसा है, इनकर हो चुका है। क्योंकि एक्सपेंस इनकर हो चुका है तो कैपिटल में से तो मैं माइनस कर दूंगी। तो भले ही मैं कैश में से माइनस नहीं करूंगी क्योंकि मैंने पे नहीं की, बट मैं कैपिटल में से माइनस कर दूंगी क्योंकि मैं ये खर्चा क्या कर चुकी हूँ, इनकर कर चुकी हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। तो अब हम चलते हैं, तो अब हम फिर से क्या कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं और न्यू इक्वेशन का टोटल बता दो आप लोग मुझे। तो अपनी न्यू इक्वेशन का टोटल बता दो आप मुझे। तो न्यू इक्वेशन हो चुकी है हमारी कितनी, तो 80,000 था इस साइड, तो 80,000 में से आपने कितना किया है माइनस, न्यू इक्वेशन के लिए आपने 80,000 में से माइनस किया है कितना, 80,000 में से क्या आपने माइनस 500, कितना माइनस किया आपने 500। तो 80,000 में से जब आपने 500 माइनस किया है तो आपका कितना आ चुका है आंसर, तो आपका आंसर आ चुका है 79,500। कितना आ चुका है आपका आंसर 79,500। अब हम कर देते हैं लाइबिलिटी साइड का टोटल। तो सबसे पहले तो -500 और -100 कितना हो चुका है आपका -600, और -600 प्लस 100 कितना हो चुका है आपका, तो -600 प्लस 100 कितना हो चुका है आपका -500, और 80,000 में से फिर आप -500 कर दो तो आपका फिर कितना आ जाएगा 79,500। तो आई होप आपको हमारी न्यू इक्वेशन यहाँ पर भी क्या हो चुकी है, टैली हो चुकी है। अब हम चलते हैं ट्रांजेक्शन नंबर ई पे। तो ट्रांजेक्शन नंबर ई क्या है, तो ई तो हम कर चुके हैं। ओके हमारी एक ट्रांजेक्शन छूट गई है, हमारी क्या हो चुकी है, ट्रांजेक्शन छूट गई है। पहले डी करना था, हमने डायरेक्टली ई कर दिया है, ठीक है। तो पहले डी कर लेते हैं हम, तो इसमें डी वाली ट्रांजेक्शन कर देते हैं, ठीक है, डी वाली कर लेते हैं पहले।
हमारा न्यू इक्वेशन की टोटल भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, पहले डी वाली कर लेते हैं। तो डी वाली इक्वेशन क्या थी हमारी, हमने क्या करे थे, गुड्स परचेज किए थे। हमने क्या किए थे, गुड्स परचेज किए हैं। देख लो कितने के गुड्स परचेज किए आपने डी वाले में, सोल्ड, अच्छा सोल्ड किया हमने, गुड्स सेल किया हमने 30,000 के। तो कितने के गुड्स सेल किया हमने, 30,000 कैश में, और कॉस्टिंग 20,000। तो बोलना क्या चाहता है पता है, कॉस्टिंग, कॉस्टिंग मतलब कॉस्ट। तो जितने में आपने गुड्स खरीदे थे वो कॉस्ट थी 20,000। आपने गुड्स कितने में खरीदे थे, 20,000 में, और आपने गुड्स बेचे कितने में, 30,000 में। तो आपने बेचे कितने में, 30,000। तो आपको कैश कितना मिला है, 30,000। तो कैश कितना मिला आपको, 30,000। तो डी वाले में लिख देते हैं गुड्स सोल्ड। ठीक है, गुड्स सोल्ड। तो कैश कितना मिला है, 30,000। तो मैं प्लस कर दूंगी असेट में, कैश के नीचे प्लस 30,000। 30,000 मुझे क्या मिला है, कैश मिला है। अब मुझे बताओ मेरे गुड्स भी गए हैं, गुड्स गए हैं, तो यहाँ पे गुड्स के नीचे मैं माइनस कर देती हूँ। लेकिन गुड्स सिर्फ कितने के गए हैं, 20,000। गुड्स तो 20,000 के थे ना, जो कॉस्ट थी उनकी क्या थी, 20,000। 30,000 मुझे मिला है। अब मुझे जब 30,000, 20,000 का कॉस्ट था और 30,000 मुझे मिले हैं, तो मुझे आप लोग बताओ क्या मुझे 10,000 का प्रॉफिट हुआ है। और अगर मुझे 10,000 का प्रॉफिट हुआ है तो मैं कैपिटल के नीचे, प्रॉफिट के नीचे कितना लिख देती हूँ, 10,000। तो प्रॉफिट के नीचे कितना लिख देती हूँ मैं, 10,000। ये मुझे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब आप टोटल कर लो अपनी, न्यू इक्वेशन का टोटल कर लो। ये वाली ट्रांजेक्शन हो चुकी है, न्यू इक्वेशन का टोटल कर लो अपनी। तो ये हो जाएगा 90,000, ये वाली साइड क्या हो जाएगी 90,000, और दूसरी साइड भी क्या हो जाएगी आपकी 90,000। ठीक है, अब चलते हैं, बचा है अब सिर्फ ई वाला बचा है आपका। ठीक है, अच्छा ई वाला तो हम कर चुके थे, बट दोबारा करेंगे, और फिर एफ वाला, तो दो बचे हैं आपके। तो अब ये 90,000 मैं नेक्स्ट पेज में कर रही हूँ। तो मेरी न्यू इक्वेशन में यहाँ पे लिख दे रही हूँ इक्वेशन। तो न्यू इक्वेशन में लिख देती हूँ, कितना था, 90,000 प्लस 90,000 इक्वल्स टू 90,000 थी न्यू इक्वेशन। यहाँ पे मैं फिर से लिख देती हूँ, हमारे हो गए असेट्स, लाइबिलिटी, और हो गई हमारी कैपिटल। ठीक है, अब हम चलते हैं ट्रांजैक्शन नंबर ई पे। तो ये तो हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं, तो ट्रांजैक्शन नंबर ई देख लेते हैं फिर से। क्या था हमारे ट्रांजैक्शन नंबर ई, आपने सैलरी पे की थी कितनी, 500, और आपकी सैलरी आउटस्टैंडिंग थी 100। तो 500 क्योंकि हमने सैलरी पे की थी, हमने क्या किया था, 500 सैलरी पे की थी, तो हमने असेट में कैश के नीचे क्या माइनस कर दिया था, कैश के नीचे से हमने माइनस कर दिया था 500। ऊपर से 100 रुपीज हमारी सैलरी आउटस्टैंडिंग थी, तो लाइबिलिटी के नीचे हमने लिखा था आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना हो गया था आपकी 100 रुपीज। और कैश में से हमने कितना कैपिटल में से कितना माइनस किया था, तो -500 किया था, और -100 भी किया था हमने कैपिटल में से। ठीक है, तो अब ये क्या था, पेड सैलरी, पेड सैलरी, सैलरी ही है ना वो, हाँ पेड सैलरी, एंड आपकी है आउटस्टैंडिंग सैलरी, और आपकी यही क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो अब हम न्यू इक्वेशन बनाएंगे, और न्यू इक्वेशन का टोटल आप लोग मुझे बताओगे। तो न्यू इक्वेशन बना के टोटल करके, मैम हर बार न्यू इक्वेशन बनानी जरूरी है, हाँ जरूरी है, इसीलिए बनवा रही हूँ, वरना मैं क्यों बनवाती, आप लोगों का टाइम ही सेव करवाऊंगी ना, मैं टाइम तो सेव करवाऊंगी मैं आप लोगों का। ठीक है, तो अब न्यू इक्वेशन का टोटल बता दो आप लोग मुझे। तो 90,000 माइनस 500 तो कितना हो गया, 89,500। इस साइड का कितना हो गया, 89,500। अब उधर लाइबिलिटी का टोटल बताओ। तो लाइबिलिटी तो आपकी 100, ठीक है, फिर आपका क्या है, कैपिटल कितनी आपकी -500 -100। ठीक है, तो ये हो गया -600। तो -600 प्लस 100 कितना हो गया आपका -500, और -500 प्लस 90,000 कितना हो गया आपका 89,500। मतलब हमारी यहाँ पे तक भी इक्वेशन क्या चल रही है, सही चल रही है। ठीक है, अब एफ, अच्छा मैम हम अगर एग्जाम में भूल गए ना ऐसे कोई ट्रांजैक्शन और उसके बाद हम करें, आप कर सकते हो, आप ट्रांजैक्शन भूल गए कोई बात नहीं, आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन तब भी मैच करेगी, और आप सीरियल नंबर सही डाल करके फिर सही से कर सकते हो। ठीक है, मतलब नीचे से ही कंटिन्यू कर सकते हो, आपको एग्जाम में पूरा इरेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा आपके पास एग्जाम में। ठीक है, अब है बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज 5,000। पर्सनल यूज के लिए क्या खरीदी है, मोटरसाइकिल। अब मुझे एक बात बताओ, अगर पर्सनल यूज के लिए मोटरसाइकिल खरीदी है, किसके लिए खरीदी है मोटरसाइकिल, पर्सनल यूज के लिए, तो मुझे एक बात बताओ इसे हम क्या बोलेंगे, तो पर्सनल यूज के लिए मोटरसाइकिल खरीदी है, तो हमको क्यों दिया ये ट्रांजैक्शन, इसका मतलब बिजनेस में से खरीदी है, तो ओनर ने किस में से खरीदी है, बिजनेस में से। तो मतलब कैश जो गया है 5,000 का जो कैश गया है वो किस में से गया है, बिजनेस में से। तो कैश में से माइनस कर दो 5,000। ठीक है, कैश में से कितना माइनस कर देंगे 5,000। अब मुझे बताओ ड्रॉइंग्स है ये हमारी, क्या है ये, ड्रॉइंग्स है। तो ड्रॉइंग्स की वजह से हमेशा क्या कम होगी आपकी, कैपिटल। तो ड्रॉइंग्स की वजह से हमेशा आपकी क्या कम हो जाती है, कैपिटल कम हो जाती है। ठीक है, तो अब ये वाली इक्वेशन भी आपकी पूरी हो चुकी है। तो अब हम फाइनल क्या बना लेंगे, फाइनल हमारी बन जाएगी न्यू इक्वेशन। तो अब फाइनल वाली न्यू इक्वेशन बनाते हैं, हमारी सारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी है, तो हम बना लेते हैं फाइनल वाली न्यू इक्वेशन। ठीक है, तो फाइनल वाली न्यू इक्वेशन क्या बन जाती है हमारी,
ये क्या था, ड्राइंग्स लिख देती हूँ मैं, ठीक है, क्या थी ये, ड्राइंग्स, क्योंकि बिजनेस में से पैसे लिए थे इसलिए वो ट्रांजेक्शन बिजनेस में दिख रही थी। तो अब हमारी न्यू इक्वेशन बन जाएगी, न्यू इक्वेशन, तो हमारी न्यू इक्वेशन कितनी बन जाती है, टोटल करके बता लो आप लोग मुझे। तो 89,500 माइनस 5,000, तो ये हो गया 84,500, कितना हो गया 84,500, और 89,500 माइनस 5,000, तो ये भी हो गया हमारा 84,500, कितना हो गया हमारा 84,500, ठीक है। तो हमारी दोनों साइड का टोटल कितना आ रहा है, 84,500 आ रहा है, कितना आ रहा है 84,500। तो आई होप आप लोगों को अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व कैसे करनी है समझ आ गया होगा, फॉर्मेट समझ आ गया आपको, सॉल्व कैसे करना है समझ आ गया आपको, ठीक है। तो फॉर्मेट भी समझ आ गया आपको, और कैपिटल के नीचे यहाँ पे इस 5,000 के ऊपर लिख देना ड्राइंग्स, ये क्या थी आपकी ड्राइंग्स थी, ठीक है। अब देखो कई टीचर्स होंगे, कई स्कूल में टीचर्स होंगे वो ऐसे सब डिविजन नहीं करा रहे होंगे कि कैश लिख रहे हो तो कैश के नीचे से ही माइनस करो, फिर यहाँ पे हमने लिखा था ना, जैसे यहाँ पे और भी चीजें लिखी थी हमने कैश के अलावा, क्या प्रीपेड एक्सपेंस लिखा था गुड्स, तो प्रीपेड एक्सपेंस के नीचे मैंने प्रीपेड एक्सपेंस वाली अमाउंट लिखी थी, गुड्स के नीचे गुड्स वाली अमाउंट लिख रही थी। कई स्कूल्स में ऐसा बाइफर्केशन करने के लिए मना करते हैं, तो अगर मना करते हैं तो आपके लिए अच्छा है मत करो, बट अगर आपके टीचर्स ने आपको ऐसा कराया है तो आपको करना पड़ेगा। और कई टीचर्स क्या होता है हर बार ना न्यू इक्वेशन का टोटल नहीं कराते, क्या नहीं कराते, न्यू इक्वेशन का टोटल नहीं कराते हैं, और बस बताओ क्या कर देते हैं, लाइंस ड्रॉ करवा लेते हैं। तो पता है न्यू इक्वेशन का टोटल ना करा के क्या कराएंगे आपको कि यहाँ पर जितने भी ये बने हैं ना आप उतनी लाइंस ड्रॉ करने लगोगे, तो उतनी लाइंस ड्रॉ करवा देंगे आपको, ऐसे करके उतनी लाइंस ड्रॉ करा देंगे और न्यू इक्वेशन का टोटल नहीं कराएंगे, ठीक है। मैं इस मेथड को पर्सनली मैं कहूंगी, अगर आपके टीचर ने बोला आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, तो पर्सनली मैं कहूंगी लाइंस ड्रॉ करने वाला मेथड यूज मत करना, क्योंकि न्यू इक्वेशन से क्या होता है, हम अगर कोई मिस्टेक कर रहे हैं ना तो वहीं पे पकड़ में आ जाएगी और वहीं पे इंप्रूव हो जाएगी। बट अगर आप सीधे लास्ट में टोटल कर रहे हो, ठीक है, न्यू इक्वेशन सीधे लास्ट में बना रहे हो और ऐसे करके लाइंस खींच दे रहे हो, तो भाई आप ये बताओ जब लास्ट में आपके अकाउंटिंग इक्वेशन मैच नहीं होगी तब आपको ऊपर चेक करने में कितना टाइम लगेगा कि कौन सी ट्रांजैक्शन में आपकी गड़बड़ हुई है, ठीक है। अभी तो हमने चलो 5 ट्रांजैक्शन थी, 5 to 6 ट्रांजैक्शन थी, अगर ट्रांजैक्शन ज्यादा होंगी तो तब कैसे करोगे, तो पता नहीं चल पाएगा ना कि कौन सी जगह पे गड़बड़ हुई है। इसीलिए आप ट्राई करना, क्या ट्राई करोगे आप लोग कि आप इसी मेथड से, जैसे मैंने न्यू इक्वेशन बना करके मतलब हर एक एडिशनल ट्रांजैक्शन के बाद क्या टोटल करने का ट्राई करना, ताकि आपको पता चल जाए कि मिस्टेक आपकी कौन सी ट्रांजैक्शन में हो रही है या कहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो आई होप इसके साथ आपको अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है ये समझ आ गया होगा। तो अगर आपको समझ आ गया है तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 ये आपके लिए है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग प्लीज इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और इसकी जो इक्वेशन का जो टोटल आना चाहिए वो आना चाहिए, जो फाइनल इक्वेशन बनेगी इसकी, तो इसकी जो फाइनल इक्वेशन बनने वाले हैं उसका मैं आंसर बता देती हूँ आपको, ताकि आप लोग अपना आंसर चेक कर पाओ। और अगर आपकी इक्वेशन मैच नहीं करी तो क्या करोगे आप लोग, तो आप लोग लेक्चर को दोबारा से देखोगे, क्या पता, और फिर ढूंढोगे आपकी मिस्टेक कहाँ पे हुई है, जहां पे आपकी मिस्टेक हुई है आप वो वाला पोर्शन लेक्चर का फिर से देखोगे। तो फाइनल इक्वेशन इसमें बननी चाहिए आपकी 89,500, तो आपका आना चाहिए 89,500 इक्वल्स टू 89,500, ये आना चाहिए आपकी फाइनल इक्वेशन को टोटल, ठीक है। तो आई होप आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और वैसे मैं क्या प्रेफर करूंगी आप लोग कि आपको अगर डाउट आ रहा है ना तो ये चैप्टर फिर से पढ़ो, और अगर तभी भी डाउट आ रहा है तो पता है डाउट कहाँ से आ रहा है आपको, अक्रूवल बेसिस और कैश बेसिस में। तो पहले वाला चैप्टर पढ़ो इसको पढ़ने से पहले, ठीक है। वाला चैप्टर कर लोगे और ये वाला चैप्टर कर लोगे तो इसी के साथ आपके अकाउंटिंग इक्वेशन का कंप्लीट चैप्टर ही खत्म हो चुका है। इसमें कोई एडिशनल एडजस्टमेंट कुछ भी एडिशनल नहीं बचा है, ठीक है। और कुछ एडिशनल अगर आपको आता भी एग्जाम में तो मैंने कहा बहुत ईजिली कर लोगे अगर आप ये 20 ट्रांजेक्शन और ये 2 एग्जाम्पल करके जाते हो, ठीक है। तो विद दिस आई विल कंक्लूड फॉर टुडे, थैंक यू।